नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्लास नंबर जो हमारी टॉपिक का हम एंड करने वाले हैं, बुक्स एंड ऑथर्स का 15th नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है, वॉइस क्लियर है तो देखिएगा। वॉइस क्लियर है तो चलते हैं। लिखा है कितनी नावों में कितनी बार, और लिखी गई है आगे के द्वारा। ये मैंने कहा किसके द्वारा? आगे के द्वारा लिखी गई है कि कितनी नावों में कितनी बार। ये कह रहा है कि यार भाई मुझे तो पता नहीं है कि मैं कितनी नावों में कितनी बार गया हूं जी। अब कोई आदमी अगर आपको ये कहता है कि यार भाई कितनी नावों में तो कितनी बार गया है, तो क्या वो बता सकता है ऐसे ही कि भाई मैं 5 बार गया हूं उस नाव में, इस नाव में 6 बार गया हूं? नहीं बता सकता। वो क्या कहेगा? मुझे ज्ञान नहीं है, गए नहीं, मतलब मुझे पता नहीं आ रही है। देखो जी, कितनी नावों में आप कितनी बार गए हैं, ये मैंने कहा यह आदमी को पता नहीं रहता, ये आगे के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा ध्यान रखना, कितनी नावों में कितनी बार। ये और ये कहना चाह रहा है कि आगे की ये जो भी क्या बोलते हैं किताब वगैरह जो भी है, रचित कविताओं का एक संकलन है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है बाबा, ये ध्यान रखना। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कितनी नावों में कितनी बार, अवार्डेड विद ज्ञानपीठ। ध्यान, ज्ञानपीठ को ऐसे लिखा करते हैं। ये ज्ञानपीठ अवार्ड 1978 में इनको मिला था। ये कब मिला था? 1978 के अंदर। ये पूछना बनता है कि सिलेक्शन डे किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सिलेक्शन डे किसके द्वारा लिखी गई है, जरा बताएंगे एक बार। उसके बाद फिर आगे को देखते हैं जी हम। ये फिलहाल पॉइंट ये है कि सिलेक्शन डे किसके द्वारा लिखी गई है, बताना आपको ये जी। ये बताइए, फिर उसके बाद हम बताते हैं इसके बारे में कि क्या कहना चाह रहा। अभिषेक बिल्कुल परफेक्टली सही है, राहुल बिल्कुल परफेक्टली सही है। आपका ये अड़िगा यानी कि अरविंद अड़िगा के द्वारा लिखी गई। यानी जिस दिन आदमी अड़िग हो जाता ना, अड़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। निखिल, अशोक ठीक है, राहुल ठीक है, ये मानवेंद्र बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये मैंने कहा टोटल हम 14 क्लास अब तक कर चुके हैं, 15 नंबर की क्लास हम करने जा रहे हैं। ये तो कितनी नावों में कितनी बार लिखा गया है आगे के द्वारा। पता नहीं चलता कि जी कितनी नावों में कितनी बार गए हैं, किसी को अगर आप पूछेंगे तो। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से मतलब इसको अवार्ड किया गया था एक तरह से ये 1978 के अंदर, एक तरह से। ये कब? 1978 में। हालांकि क्वेश्चन जो है वो आज तक पूछा तो नहीं है। मैंने कहा 1978 वाला जो कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये थ्योरी से यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहां पर ये पॉइंट डाल दिया है। ये तो मैंने कहा कितनी नावों में कितनी बार। ये और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 1978 के अंदर। ये और किसके द्वारा थी? आगे के द्वारा। ये पॉइंट क्या है कि यामा यानी महादेवी वर्मा, यानी हम ये एंड करने जा रहे हैं क्लास का। ये और आपको मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन टेस्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं। लगभग शायद ऑनलाइन टेस्ट जो हमने इस टॉपिक के कितने किए हैं, 17-18 टेस्ट के आसपास। एक टेस्ट और करना था, बीच में मिस हो गया था, वो कल मॉर्निंग में हम अपलोड कर देंगे, या अभी मैं डिनर वगैरह करके मैं देख लूंगा। ये यामा जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। और हालांकि एग्जाम में पूछी हुई तो नहीं है, लेकिन ये मुझे लगा कि पूछ सकता है क्योंकि ल्यूसेंट की बुक में दिया हुआ है। ये तो 18 टेस्ट हो गए ना। हाँ, 18 टेस्ट हम कर चुके हैं अपलोड आपके। ये और ये एक टेस्ट और अभी अपलोड होगा, उसमें एक टेस्ट नहीं, एक नहीं होगा, एक तो वो होगा जो कंटेंट हो गया है, और एक अभी मैं आपको बताता हूं कौन सा टेस्ट होगा। टोटल 2 या हाँ 2 टेस्ट अभी बाकी है। ये तो देखो जी, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है कौन सी? यामा। ये तो देखो जी, हर कोई या माँ। देखो जी, माँ से जब माँ अगर हमें ये पूछती है, बोले बेटा, बोले कि सबसे बड़ा कौन? बोलेगी जी हमारी देवी। बोले देवी कौन? कुल देवी। भाई कुल देवी को तो सबसे बड़ा मानते हैं हम। ये या माँ, यस माँ, महादेवी। देवी बड़ी कौन है? देवी, हमारी कुल देवी है जी। तो मैंने कहा महादेवी वर्मा के द्वारा यामा लिखी गई है। पॉइंट ऑफ माई लाइफ ये मैं पहले करवा चुका हूं, एक्चुअल में इस क्लास में डल गया था ये। हाँ, मैंने कहा जेके रोलिंग की बुक बाकी है तो आ जाएगी मेरे भाई, क्लास तो होने दे पहले। ये हाँ, मैंने कहा क्लास तो होने दे, क्लास हो जाए उसके बाद में अगर नहीं आए तो बताना। ये माई लाइफ जो है एक तरह से ये बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये बिल क्लिंटन के बारे में कि इसकी हमने जो है ना बैक टू वर्क, ये वापस से फिर से वो अपना काम करने के बाद अपने बिली में आ जाता है। ये हमने उसी टाइम आपको याद करवा देती है। हिलेरी क्लिंटन जो थी एक तरह से, ये जो हार्ड चॉइसेस थी वो हमने वहां पर उसी जगह याद कर ली थी, और उसी जगह मैंने बिल क्लिंटन की ये बुक भी करवा देती है। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। इज न्यूयॉर्क बर्निंग, ये
हाँ, इज न्यूयॉर्क बर्निंग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने कहा ये लिखी गई लैपियर एंड कॉलिंस के द्वारा। ये देखो जी, वो कह रहा है क्या न्यूयॉर्क जल रहा है? बोले कि हाँ लपटे। मैंने कहा लपटे, हाँ मैंने कहा लपटे उठ रही है जी, लपटे एक तरह से। ये मैंने कहा ये कह रहा क्या न्यूयॉर्क जल रहा है? बोले हाँ जल रहा है, तभी तो लपटे उठ रही है। लपटे नहीं, लपेरी लपेरी। वो कह रहा है ठंडा करो इसको, कुल 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 ठंडा करो इसको। ये मैंने कहा लपेरे और कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट ये है कि गांधी जी का फेवरेट भजन था वैष्णव 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 जन तो तेन कहिए। ये कौन सा एक भजन है? और ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। ये गांधी जी का फेवरेट भजन है जी ये। हाँ, लैपटें उठ रही है न्यूयॉर्क में 26/11 के हमले में, परफेक्टली सही है जी। उसको ठंडा करना है मामले को, तो वो कॉलिंस आ जाएगा। परफेक्टली आपका कनेक्शन सही है। आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं, हालांकि पूरा मेरा देखना नहीं हो पाता, लेकिन कुछ कुछ कैसे देखते हैं ये, तो वाकई में कनेक्शन का करने का जो तरीका है ना, वो वाकई में जबरदस्त आने लग गया है ये। मतलब कई कई कनेक्शन ऐसे कि मेरे से भी मतलब बहुत अच्छे कनेक्शन मतलब बच्चे बनाने लग गए, और वो कह रहे हैं कि चीजें बड़ी आसान हो रही है एक तरह से ये। तो देखो समय जरूर लगा है। टॉपिक को मैं लंबा इसलिए खींचता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उससे रिलेटेड दिमाग में जो है ना आपके कोई कीड़ा ना रहे, मतलब कि इस तरीके से खुल जाए कि जो सामने कोई चीज पड़ी और डायरेक्ट हम याद कर पाएंगे। तो लिखा है कि गांधी जी का फेवरेट भजन था वैष्णव नव जनते। ये मुझे हिंदी में पता नहीं क्या है ये, वैष्णव वैष्णव जन तो तैने कहिए, एक तरह से ये अच्छा यहां लिखा है ये वैष्णव जन तो तैने कहिए। आगे पता नहीं साफ इमेज यहां लिखी गई है, और लिखी सॉरी साफ इमेज नहीं है, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखी गई। देखो नरसिंह जी सबको पता है ये। वैष्णव 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 से याद हमें अगर आए पॉइंट टू पॉइंट ये, तो हम ये कह सकते हैं कि वैष्णव यानी विष्णु, विष्णु यानी बोले कि नरसिंह, नरसिंह जी भगवान थे ना एक तरह से। ये क्लास थोड़ी सी ध्यान रखना, ऐसी हो सकती है कि आपको एक बार और देखना पड़ जाए। केवल इस क्लास के लिए बोलूंगा मैं ये, क्योंकि लास्ट का पॉइंट है जो हमने उठाकर एक तरह से ये सारा सिस्टम लिखा है ये। तो फिलहाल जो है एक तरह से ये मैंने कहा, फिलहाल जो है पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। तो ये जो भजन था ये किसके द्वारा? नरसिंह मेहता के द्वारा। नरसिंह जी भगवान थे एक तरह से, मुझसे लिंक करेंगे ये। लिखा टोटल 5 पॉइंट है, और फिलहाल देखिएगा ये जो आगे के द्वारा लिखी गई थी, वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि मैं कितनी नावों में कितनी बार तैरा हूं। बोले कि ये तो लोग थे जिन्होंने देखा, बोले कि यार ज्ञान बड़ा, बोले कि इसमें हाँ मैंने कहा ज्ञान जो है बड़ा बड़ा, बोले भंडार बड़ा, बोले यार भंडार हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिए गए हैं। मैंने कहा वो कह रहा कितनी नावों में कितनी बार गया मैं, तो ये मुझे पता ही नहीं है एक तरह से। ये लोगों ने देखा इसके अंदर तो ज्ञान जो है ना ये बड़ा ज्ञान का भंडार है जी एक तरह से। ये ज्ञान का भंडार है, तो इन्होंने क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दे दिया गया। और कब दिया गया? 1978 के अंदर। ये कब दिया गया? 1978 में। ये यामा जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा। मां ने पूछा रहा, बोले कि ये देवी को, बोले कि मां से बच्चे ने कहा, बोले हाँ या मां या आप सही कह रही है। देवी जो है हमारी वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि मां देवी वर्मा के द्वारा। ये बिल क्लिंटन पहले याद करवा चुके, दोबारा याद करवाने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या मैंने दोनों एक साथ करवा दी थी आपको ये। मैंने कहा वो कह रहा क्या न्यूयॉर्क जल रहा है ये? तो देखो जैसे मानवेंद्र ने कमेंट किया था, ये परफेक्ट लेता एक तरह से 26/11 वाला मामला एक तरह से। ये तो न्यूयॉर्क जल रहा था, ये लपटे 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 एक तरह से ये। और मैंने कहा कोल को ठंडा करो कॉलिन एक तरह से ये। गांधी जी का जो फेवरेट भजन है वैष्णव जन तैने कहिए, ये नरसिंह मेहता के द्वारा। ये भी सही है कि विष्णु जी के जो थे वो नरसिंह जी जो बड़े अच्छे खासे भक्त थे एक तरह से, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। विष्णु जी क्या कह रहे हैं? नहीं कर कृष्ण जी के भक्त ये। अच्छा वो कृष्ण जी के, ठीक है ये। हाँ तो मैंने कहा ये क्या है? वैष्णव जन, वैष्णव क्या कह रहा? वैष्णव जन तो तैने कहिए। कोई भजन था, ये गांधी जी का फेवरेट भजन था एक तरह से, नरसिंह जी के द्वारा लिखा गया था। नरसिंह भगवान से मैं ऐसे कुछ, वो नरसिंह जी भगत भी थे, तो उनसे भी हम लिंक कर सकते हैं ये। तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। बैन हर के द्वारा लिखी गई है। ल्यू वाइल्स, सॉरी बैन हर ये बुक है ये, और ये ल्यू वाइल्स के द्वारा लिखी गई है। ल्यू वाइल्स के द्वारा एटाइल ऑफ द क्रिस्टी। तो देखो जी कहना ये चाह रहा है कि जब आदमी यही कहता है कि यार जब बैन ही हो गई, हर आदमी क्या कहता है ये, हर बार क्या कहता है कि यार जब बैन ही हो गई तो मैं क्यों लूं ये, मैं क्यों लूं इसको ये। तो देखो जब बैन ही हो गई है तो हर व्यक्ति ये कहता है कि जी ल्यू क्यों है उस वाली को, मैं क्यों लूं भाई, मैं नहीं लेने वाला ये, नहीं जी मैं नहीं, मैं क्यों लूं भाई उसको ये, नहीं जी। तो ल्यू वेल्स के द्वारा लिखी गई है बैन हर ये। मैंने कहा अनटू द लास्ट ईयर जॉन रस्किन। ये देखो जो वो कह रहा है कि अंत तक मैं टिका रहूंगा ये। जान भले ही रिस्क में चली जाए, लेकिन कह रहा है कि
अनटू द लास्ट ईयर, अंत तक मैं टिका रहूंगा जी, एक तरह से जान चली जाए, रिस्क ना आज कुछ नहीं है। मैंने कहा जॉन रस्किन के द्वारा अनटू द लास्ट ईयर। जेम्स मिल है और इनके द्वारा जो है ये बेसिकली स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक्स एक तरह से ये 1857 की बात कर रहा है, 17 के अंदर ये बेसिकली ये जेम्स मिल जो थे एक तरह से ये कब के हैं, ये स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिक्स थे एक तरह से ये वहां के हैं। ये इन्होंने एक ये बुक लिखी थी और उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश का जो हिस्ट्री है यानी इतिहास जो है भारत में वो क्या है ये। तो इन्होंने देखा कि बोले कि यार ये क्या करते थे, इनका मतलब जो इतिहास लिखा स्कॉटलैंड में बैठे बैठे ये, तो इन्होंने ये देखा बोले कि जब इतिहास लिख रहे थे ना ये, तो बोले कि भारतीयों की हालत बड़ी बोले खतरनाक है यार ये, और इतनी खतरनाक है कि वो जो ब्रिटिश है जो ये जो अंग्रेज थे एक तरह से ये भारत में क्या कर रहे हैं एक तरह से ये मतलब एक तरह से ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा क्या, बोले कि इन्होंने देखा बोले भारत में लोग रहने पड़ा बोले खतरा यार इनको ब्रिटिश से ही है, और ये क्या कर रहे हैं ब्रिटिश वाले जो हैं एक तरह से ये इनको जो है ना मील में काम करवाते हैं ये, और बोले कि जी इनको जमकर पीटते हैं, इस तरीके से इन्होंने लिखा ये। तो देखो जी किसने लिखा, मैंने कहा किसने लिखा, जेम्स मिल ने लिखा ये। किसने लिखा, जेम्स मिल ने। ये जेम्स मिल ने जब लिखा ना तो इन्होंने ये बताया बोले कि यार भारत में ये लोगों को क्या करते हैं, मील में लगाते तो लगाते जमकर काम करवाते हैं इनसे ये, यार ये तो इनकी सेहत को बड़ा खतरा होगा ये। मैंने कहा क्या होगा, खतरा होगा ये, क्या होगा, खतरा होगा ये। 17 यानी कि खतरा, तो 1817 के अंदर ये मामला था ये। इन्होंने क्या कर दिया, पूरा इतिहास ही लिख दिया इन ब्रिटिश का जो भारत में था ना वो ये। तो पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा। मैंने कहा जमकर पीटते थे, जमकर काम करवाते थे मील के अंदर ये भारतीयों से, कौन, ये ब्रिटिश एक तरह से। और इनका जो इतिहास वो क्या रहा है इन्होंने लिख दिया, बोले कि उस टाइम बड़ा खतरा मामला था जी ये। तो 1817 के अंदर ऐसा मामला हुआ, और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं फिर एक बार बता दूं आपको कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मुझे लगता है 4-5 बार आ चुकी है ये। चार्ल्स डार्विन की बेसिकली मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर जो पूछ जाती है वो लगभग 3 या 4 बुक है ये। मैंने कहा कितनी, 3 या 4 बुक है जी एक तरह से ये। मैंने कहा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये। अच्छा आप मुझे बताइए एक तरह से ये कि आप स्पेसीज का अर्थ क्या समझते हैं ये। स्पेसीज ध्यान रखना, हल्के में मत लेना इस क्लास को भी, ये कहीं हल्के में लेोगे ये। मैंने एक ही चीज बोली आपसे कि कोई भी क्लास को ऐसे मत समझ लेना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमने स्टैटिक जीके के बैच नंबर 1, 2 और 3 के अंदर डांस टॉपिक, अभी चौथे बैच के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है टॉपिक कौन सा, बुक्स एंड ऑथर, उनमें हमने डांस वाला टॉपिक फिनिश किया। अभी दिल्ली पुलिस का हुआ, बच्चों के सारे सही हो रहे हैं ये। बोले कि सर मामला बैठ गया, बोले कि एक ऐसा लगा कि वाकई में कुछ किया है ये। हाँ, प्रजाति परफेक्टली सही है ये। क्या बोलते हैं, प्रजाति को बोलते हैं ये। तो प्रजाति की कैसे उत्पत्ति हुई है, मैंने कहा प्रजाति की कैसे उत्पत्ति हुई है, या ओरिजिन यानी कि वही उत्पत्ति एक तरह से कह सकते हैं किसका, लाइफ का एक तरह से ये, बाय नेचुरल सिलेक्शन ये, बाय नेचुरल सिलेक्शन ये। कोई आदमी अगर मान लीजिए आपसे ही पूछ ले एक तरह से ये, मैंने कहा कोई आपसे ही पूछ ले, बोले यार भाई यार एक बार बता, बोले क्या यार ये जो स्पीसीज की जो उत्पत्ति हुई है, इनका जो ओरिजिन हुआ एक तरह से ये, वो कैसे हुआ है ये। तो देखो भाई ये प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। बोलते तो बता दे यार ये, बताने यार। बोले भाई देख डर लगेगा, इसमें क्या है कि थोड़ा सा मामला क्या रहता, कंकाल वगैरह वो सारे आएंगे बीच बीच में ये, कोई कैसी मतलब शेप थी, कोई कैसी शेप थी ये देख ले। बोले कि तू तो चल बता यार ये, अरे डर लगेगा, मान ले मेरी बात को, अरे तू तो बता यार ये। तो देखो चल तू तो बता यार, देख भाई डर लगेगा, देख लेना। मैं फिर कह रहा हूं डर लगेगा, मुझे पता नहीं है, बाद में मत कहना कि आपने ऐसे बता दिया, क्योंकि उसमें अलग अलग शेप आएगी एक तरह से ये। तो मैंने कहा स्पीसीज का कैसे ओरिजिन हुआ, अगर कोई बंदा आपको बताता हो क्या कहेगा, चल बताता हूं यार, लेकिन डर लगेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये दोनों लिखी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 या 4 बुक ऐसी जो इसके द्वारा लिखी गई, जिनमें से 2 ये थी। फिलहाल देखिएगा बैन हर ल्यूवेल्स के द्वारा ये है। और मैंने कहा कैसे याद करेंगे, वो कह रहा है बैन हो गई हर चीज, तो भाई मैं क्यों लूं है? अरे मैं क्यों लूं, मैं फालतू बैठे होंगे। मैंने कह रहा ल्यूवेल्स के द्वारा लिखी गई, वो कह रहा अनटू द लास्ट, अंत तक ये। भाई जान चली जाए, रिस्क तो है देखो दीजिए, लेकिन जान चली जाए। जॉन रस्किन के द्वारा ये। जेम्स मिल एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना यहां से ये। 1857 में ये स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे एक तरह से ये, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनके ही द्वारा लिखी गई है ये। और कैसे याद करेंगे ये पॉइंट है यहां से ये।
अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं ये तो एक बुक था, मुझे ऐसा याद आ रहा है ये कि वो 1867 में लिखी गई थी ये। कोई ऐसा कोई पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था कि ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों कीड़ा आ रहा है, पूछ लिया मैंने ये। मैंने कहा जब इन्होंने लिखा था ना ये बुक को, ये तो क्या लिखा था कि ब्रिटिश का जो इतिहास है एक तरह से ये भारत में एक तरह से, बोले कि वो क्या रहा है ये, तो इन्होंने देखा भारत वाले को बड़ा खतरा था जी इससे, एक तरह से ये क्या था, बहुत खतरा था एक तरह से। खतरा मतलब कि 1817 में लिखी है। और इन्होंने कहा बोले भारत वालों को क्या करते थे एक तरह से ये जमकर मिल में काम करवाते थे ये पूरा इतिहास इनको पता था। यानी जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है द द द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा। ये एक पॉइंट था हमारे पास में ये दास कैपिटल, किसी को याद है? दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी ये? सॉरी, दास कैपिटल के द्वारा कौन से लिखी गई? हाँ, दास कैपिटल ये, वो किसके द्वारा थे बताइएगा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसने कहा यार ये प्रजाति का जो हनी है ओरिजिन कैसे हुआ? बोले यार भाई बताइए। देखो ऐसा अब ये सारा प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, तो आपको पता है कि किस तरीके की शेप आई होगी, फिर उसके बाद में कैसी शेप आई होगी, सारा। तो उसने कहा बोले यार भाई देख डर लगेगा यार ये। वो कह रहा है क्या? बोले कि जी डर लगेगा एक तरह से ये। तो बोले तू तो चल यार बता दे यार, डर लगेगा तो ठीक, कोई बात नहीं, तू तो बता कैसे उत्पत्ति हुई है। यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये परफेक्टली सही आपका ये जो आप कमेंट कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये, बिल्कुल ये। हाँ, मैंने कहा क्या हुआ? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कब लिखी गई थी जरा कमेंट करेंगे एक बार? ये सही है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना था ये दास कैपिटल वाला। ये फ्रीडम इन एग्जाइल, ये इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा फ्रीडम इन एग्जाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है बाबा ये, दलाई लामा के द्वारा ये। तो देखो जी, फ्रीडम यानी होती है आजादी, और एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकालना। क्या करना? देश से निकालना। ये वर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, ये साइनो में पूछता है, ये साइनो एंटो के रूप में ये एग्जाइल। ये तो एग्जाइल का अर्थ क्या निकलता है? बोले कि जी एग्जिट ले ले यहां से, देश से निकाल आइए। निखिल गुलवंशी परफेक्टली सही है, 1867 में ये लिखी गई थी ये। मैंने कहा 1867। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा, क्या था? दलाई लामा के द्वारा। ये कह रहा फ्रीडम यानी कि आजादी। मैंने कहा क्या? फ्रीडम यानी कि आजादी है। सनी चौहान परफेक्टली सही है जी आपका ये। हाँ, निकालना मतलब वही एक तरह से किसी को देश से निकालना, एग्जाइल। ये तो देखो जब आपको पता, मान लीजिए अगर आपको कोई देश से निकाल दे एक तरह से ये, हाँ मैंने कहा देश से अगर कोई आपको निकाल दे, क्या करते? किसी को देश से निकाल दिया, मान लीजिए आपको नहीं है, किसी और को निकाल दिया, ये फ्रीडम यानी कि आजादी। तो आदमी जब बाहर जाएगा तो बड़ा आजादी से रहेगा जी एक तरह से ये। और आजादी कैसे है ये? देखो जी, वहां फिर क्या होता है, जब देश से निकाल देते हैं तो फिर विदेशों में जब आप जाएंगे तो आपको भले ही ऐसा लगे जैसे कि मान लो आजादी मिल गई हो, लेकिन वहां तो मांग के खाना पड़ेगा ये। वहां तो मांग के खाना पड़ेगा एक तरह से। अगर कोई माँ आ रही है नहीं है, माँ दाल लाई, माल माँ दाल मुझे भी दे नहीं है। तो मैंने कहा तो देश से निकाल देते तो आदमी जब विदेश में चला जाता है नहीं है, हाँ मैंने कहा क्या होता है जब विदेश में चला जाता है, क्या कह रहे हैं? फ्रीडम आजादी, दलाई को दिलाई, आजादी दिलाई। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है आपका कनेक्शन, ये मुझे अच्छा लगा। ये दलाई यानी कि दिलाई है, ये सही है ठीक है। मैंने कहा इनका ये सही है, मुझे कनेक्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा तो इनका उठा लेते हैं ये। तो दलाई यानी होता है दिलाई, और क्या दिलाई उनको? आजादी दिलाई। तभी तो वो देश से उसको निकाल के ले गया ये। देखना एक बार, मान लीजिए कोई इस देश के अंदर है और इस बंदे को बंधक सा बना रखा है एक तरह से ये। क्या बना रखा है? बंधक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं जो लिंक बना रहा हूं, जो स्टोरी बना रहा हूं, वो आपके दिमाग में सीधी चली जाएगी ये। मान लीजिए कोई बंदा है जी एक तरह से, उसको बंधक बनाया हुआ है किसी देश के अंदर एक तरह से ये, और बाहर से कोई आया एक तरह से ये। जैसे आपने देखा होगा मूवी, अगर आपने देखी हो, बाहुबली वाली मूवी है, उसकी माँ को वो जैसे जकड़ा हुआ था एक तरह से, उसको वो आजादी दिला के कुछ ऐसे ले जाता था एक तरह से ये। तो देखो वो कह रहा है कि यार भाई हम तो सारे बंधक बने हुए थे, ये वो आया मेरा मसीहा बनकर एक तरह से ये, और मसीहा जब वो बनकर आया ना एक तरह से ये, तो भाई साहब उसी ने हमें तो आजादी दिलाई, तब जाकर हम इस देश से बाहर निकले एक तरह से ये। यानी फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है बाबा ये। मैंने कहा आई एम नॉट मसीहा, मैंने कहा आई एम नॉट मसीहा किसके द्वारा, कब लिखी गई है बताइएगा जरा, किसके बारे में थी ये बुक? ये आई एम नॉट मसीहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुकी है लगातार ही है। आई एम नॉट मसीहा किसके द्वारा कब लिखी गई थी, ये पॉइंट आपको बताना है ये। और मैंने कहा बुक, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जेके रोलिंग की आ चुकी है जी ये। हाँ, सोनू सूद परफेक्टली सही है। कब दी है?
2020 में। परफेक्टली सही है जी। फिलहाल देखिएगा जैके रोलिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 2 या 3 बुक ऐसी है जो इसकी बार बार रिपीट होती है, ये जैके रोलिंग की है। तो देखो जी जैके रोलिंग, ये देखो रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है एक तरह से पंक्ति। क्या होता है, पंक्ति एक तरह से। देखो जब हैरी पॉटर की ये बुक सीरीज जब मार्केट में आई थी ये तो मतलब लोग क्या कर रहे थे एक तरह से, ये मतलब कि ऐसा हो रहा था कि लोग पंक्तियां लगाए हुए थे जी एक तरह से हैरी पॉटर के लिए। एक तरह से हैरी पॉटर की सीरीज जो है ना ये मतलब लोग ऐसे बावड़े हो गए थे एक तरह से ये, और सारे के सारे जो है ना एक तरह से ये, मैंने कहा सारे के सारे जो है एक तरह से क्या, रो 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 यानी पंक्ति, पंक्ति लगाए हुए लगाना, पंक्ति लगाए हुए सारे के सारे आगे देख रहे, झांक झांक कर देख रहे थे, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर का झांक झांक कर ऐसे देख रहे थे ये। तो जैके रोलिंग के द्वारा लिखी गई है हैरी पॉटर बुक सीरीज ये। फिलहाल है यहां पर क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, मनमोहन सिंह। ये मैंने कहा किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है बाबा ये। मैंने कहा मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है बाबा ये। मैंने कहा मनमोहन सिंह के द्वारा एक बुक पहले भी मैंने आपको याद करवाई है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों कीड़ा आ रहा है। एक बुक मैंने आपको पहले याद करवाई है, जरा बताइएगा कौन सी थी वो। ये सी से स्टार्ट होने वाली थी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, चेंजिंग इंडिया, ये परफेक्टली सही है। भारत को चेंज करना तो मन को, दिमाग को सारा महान बनाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं ये। मैंने कहा जिस व्यक्ति की सोच कैसी हो देखिएगा, इक्विटी यानी होता न्याय होना, और किसमें, डेवलपमेंट के अंदर, ये विकास में न्याय है। क्वेस्ट यानी होता सर्च, ये क्वेस्ट का ध्यान रखना, एग्जाम में फिर बता दो, ये एग्जाम में साइनो एंटो में पूछा हुआ वर्ड है ये क्वेस्ट। ये क्वेस्ट को कैसे क्वेश्चन से आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च करना। ये तो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि भारत के अंदर जो है ना ये मतलब कि एक तरह से विकास जो होना, तो विकास में न्याय होना चाहिए, वो इसी चीज के लिए सर्च कर रहा है कि कैसे न्याय हो एक तरह से। ये मैंने कहा कैसे न्याय हो। ये तो भाई एक चीज बताओ, अगर किसी व्यक्ति का देखो दिल दिमाग सारा ये कहता हो ये, मान लो देश का प्रधानमंत्री है और वो इस मामले से मतलब इस मैटर से मतलब उसको कोई लेना नहीं है कि मैं, मेरी पार्टी की इस स्टेट में सरकार है कि नहीं है, इस स्टेट में है कि नहीं है, एक तरह से उसका वो केवल एक ही चीज सर्च कर रहा है कि यार मैं कैसे करूं कि विकास में जो ना सबके साथ न्याय हो, भले ही मेरी पार्टी की सरकार किसी स्टेट में हो या नहीं हो। इसके लिए आदमी को मन को महान बनाना पड़ता है, वही कर सकता है ये। तो मैंने कहा क्या हुआ, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, ये व्हाइट कास्टल है ऑर्फेन पामक के द्वारा। ये भी शायद पता नहीं अभी पूछी थी, अब पहले काफी पूछी गई एक तरह से। ये ऑर्फेन, ये देखो जो ऑर्फेन यानी होता है अनाथ, ये और अनाथ आदमी के घर तो होता नहीं है एक तरह से, ये बेचारा मतलब हालांकि माता पिता नहीं होते, हो सकता घर हो एक तरह से। ये तो मैंने कहा ऑर्फेन का मतलब क्या होता है, अनाथ। ये अनाथ आदमी क्या करता है, हमेशा ये मुख को ऐसे देखता रहता है, ये वही सफेद बादलों की तरफ एक तरह से। बोले सफेद बादल कैसे, वही मतलब भाई महल उसके लिए कौन सा होता है, वो महल क्या होता है, जैसे एक बार देखा नहीं आपने, सफेद सफेद बादलों से महल बन जाता आकाश के अंदर एक तरह से। अब आदमी क्या करे, जब अनाथ है, कोई है नहीं घर में ही है, तो मैंने कहा जो ऑर्फेन आदमी होता है ना वो हमेशा क्या, कास्टल यानी होता महल, और व्हाइट यानी होता सफेद, हमेशा सफेद महल जो होते हैं नहीं कौन से जो आकाश में बनते हैं उन्हीं को देखते रहता है हमेशा। ये उसका मुख जो होता है नहीं वो हमेशा उसी की तरफ रहता है, ये कि खास मेरे भी घर ऐसा हो, इस तरीके से। तो मैंने कहा ये लिखी गई है किसके द्वारा, ये ऑर्फेन पामक के द्वारा। ये फिलहाल फ्रीडम इन एग्जाइल, मैंने कहा उसने क्या आजादी दिलाई हमें, ये कैसे कि वहां से देश से निकाल करिए। तो फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। हैरी पॉटर की जब वो सीरीज वहां बिक रही थी तो लोगों ने क्या किया, एक तरह से ये पंक्ति लगा लीजिए एक तरह से, सारे झांक झांक के देख रहे, जैके झांक झांक के देख रहे, मेरा नंबर कब, जैके रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा सर्च करना और क्या, न्याय को, ये किसमें, डेवलपमेंट में, विकास में एक तरह से। ये तो मैंने कहा विकास में, बोले कि ये कह रहा है कि यार मैं ऐसी चीज सर्च कर रहा हूं कि जिससे कि सारी सरकारों के साथ न्याय हो एक तरह से। ये ऐसा ये खोज करना चाहता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसके लिए आदमी को क्या, मन को महान बनाना पड़ता है, ये वही कर सकता है ये। तो मैंने कहा मनमोहन सिंह। ये और मैंने कहा जो आदमी अनाथ होता है ना उसका मुख कहां रहता है हमेशा, ये या तो देखो मान लो एक तरह से ऐसे भी हो सकता है एक तरह से। ये मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है एक तरह से क्या कि क्या कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कृष्णा रेप्सोडी है, मतलब क्या कह रहे हैं ये, ऐसा क्वेश्चन मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रही है। तो देखिएगा फिलहाल ये है ऑर्फेन। तो मैंने कहा जो अनाथ होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने मुख को मतलब वही सफेद बादलों की तरफ, यानी वो सफेद महल बने नहीं होते बादलों के, ये तो उसी को देखते रहते हैं बेचारे, जो घर नहीं होता। तो ये तो मैंने कहा ऑर्फेन पामक जो है इनके द्वारा व्हाइट कास्टल, रीसेट सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। ये कौन सी, रीसेट। ये देखो जी, ये
अब सुब्रमण्यम स्वामी ने राजनीति से क्या ले लिया, एक तरह से ये संन्यास ले लिया। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप को सेट कर लिया। कौन से, इनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट वाला ही है, तो इन्होंने फिर अपने आप को क्या कर लिया, सेट कर लिया जी। किन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी ने। ये लिखा है एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड, ये दीपक चोपड़ा। ये कह रहे हैं कि जी दीपक चोपड़ा, ये दीपक चोपड़ा, चोपड़ा यानी कि छपरा। देखो जी, आपको पता है, घर में कोई माइंड मत करना, मैं केवल लिंक कर रहा हूं। ऐसा हम देखते हैं, समाज के अंदर रहते हैं ये। तो कई बार देखते हैं जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी जो संतान होती है बेसिकली वो उसकी इज्जत कम करना स्टार्ट कर देती है। समस्या क्या है कि इंसान क्या है कि हकीकत ये है कि मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से कि जो रियलिटी है ना, ये उसका मतलब एहसास नहीं करता ये। देखो, मैं ज्यादातर हम समाज में ये देखते हैं कि लोग मतलब कि अपने माँ बाप के बुजुर्ग होते हैं, मतलब कि इज्जत ना करना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ ऐसा बोलना। मतलब आदमी ये नहीं देखता कि जी मेरे भी बुढ़ापा आना है और कल को मेरे साथ भी यही होना है। तो मतलब कई चीजें ऐसी होती है जो आदमी को मतलब जो पता होती है उसके बावजूद वो गलती करता है ये। और गलती क्या करता है, जैसे उनको ऐसा लगता है कि जी अब तो एजलेस बॉडी हो गई जी, आयु तो बहुत कम हो रही है, इनके बॉडी में वो कुछ है नहीं, माइंड इनका कोई चलता नहीं, बहुत ही टाइम कम है जब माइंड चलता हो ये। तो क्या करते हैं, उनको छपरा दे देते हैं जी रहने के लिए घर में। ये क्या करते हैं, छपरा दे दिया जी, एक दीपक दे दिया, बोले कि जी ये दिया जला लो, दीपक जला लो, और छपरे के अंदर ये लाइट उजाले के लिए एक तरह से ये तो दीपक जला लेते हैं छपरे के अंदर। कब बॉडी होती है ना, बॉडी जो उनको लगता हो कि ये तो कम ही काम करेगी, अब आयु कम ही बची है जी, माइंड भी बोले कम ही चलेगा जी ये। तो मैंने कहा एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड यानी कि दीपक चोपड़ा यानी कि छपरा। ये सैमुअल हंटिंगटन, द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्लेश का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे एक बार। ये क्लेश का मतलब सिविलाइजेशन यानी क्या होता है, सभ्यता। ये क्लेश का अर्थ आप क्या समझते हैं ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसे मत सोचना बोलेगी सर क्या सर को पता नहीं, कि तो पता है जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही वही है ये। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको पता है नहीं, तो काफी इजी है ना, इसलिए कहते हैं कभी बार क्लेश हो गया उन दोनों के अंदर एक तरह से ये। तो मैंने कहा क्लेश का अर्थ आप यहां क्या समझ पा रहे हैं एक तरह से ये। और मैं फिर कह रहा हूं लास्ट वाली क्लास को हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़ जाए, बाकी इससे पहले जितनी क्लास दी है कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टकराव कह सकते हैं, बिल्कुल सही है एक तरह से, आपस में टकराना, क्लेश हो जाना एक तरह से, टक्कर खा जाना ये। तो मैंने कुछ लिखा भी था यहां, मैंने किया था कनेक्शन इसका कि सिविलाइजेशन में जब क्लेश होता है तो संभल जाओ, टंग टिंग सामने वाले घर में जो देखो जी होता क्या है कि जब जिस सभ्यता में हम जीते हैं नहीं यहाँ पर ये, तो लोगों का टकराव होना एक आम बात होती है एक तरह से ये। मैंने कहा टकराव होना, जैसे कई बार देखते नहीं एक तरह से हम हमारे घर के सामने वाले घर के अंदर क्या होता है कि एक तरह से ये जब बीवी में और आपस में बीवी और हस्बैंड में जो है ना ये पति पत्नी में जब टकराव होता है, क्लेश होता है ये, तो ये सभ्यता सिविलाइजेशन मान के चलिए एक तरह से कि ऐसा नॉर्मल चीजें हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा टकराव जब होता है तो हम सामने वाले घर से आते बोले आज तो टंग टंग की आवाज आ रही है, लगता है बोले कि आज तो बीवी ने उसको मार दिया होगा, बर्तन से इसने इसको मार दिया होगा। तो सामले सामले यानी कि सैमुअल यानी कि सामने वाले घर से बोले हाँ यार टंग 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 की आवाज आ रही है, बोले कि जरूर आज कुछ ना कुछ क्लेश हुआ उनके ये। तो मैंने कहा सैमुअल हंटिंगटन ये। उसके बाद देखिएगा एपिक स्टोरी है मनुष्य चरित्र ये, और ये लिखी गई अल्सानी पैदाना के द्वारा, ये अल्सानी पैदाना के द्वारा। ये देखो जी हम जितने भी सारे पैदा हुए हैं ना एक तरह से हम शुरू से मतलब ऐसा सुनते आ रहे हैं एक तरह से ये। मैंने कहा शुरू से ही सुनते आ रहे हैं ये कि मनु के बारे में, ये मनु का चरित्र तो देखो बचपन से जब से क्लास में एंट्री ली है नहीं है तब से हम थोड़े बहुत समझदार हुए थे। ये तो मनु का नाम सबने सुना है। तो मैंने कहा ऑल यानी कि सब, किसी से ये बात छानी नहीं है, छाने वाला समझते हैं, मैं थोड़ा मारवाड़ी राजस्थानी वर्ड बोल रहा हूं, ये सानी नहीं है, सानी से कर देता हूं ये। मैंने किसी से बात से ये सानी नहीं है, पैदा हुए ना तब से मनु के चरित्र के बारे में पढ़ते आ रही है। तो मनु चरित्र जो है एक तरह से ये एपिक स्टोरी एक तरह से ये अल्लासानी पैदाना के द्वारा लिखी गई है। रीसेट सुब्रमण्यम साहब ने क्या किया कि बोले कि जी राजनीति से संन्यास लिया, इन्होंने क्या किया एक तरह से ये यूं कह सकते हैं एक तरह से फिर से अपने आप को सेट कर लिया, एक तरह से रीसेट इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जब आदमी की बुढ़ापा आता है, बुजुर्ग होता है, तो कई हम समाज में देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं वो क्या समझते हैं कि जिनकी बॉडी जो है ना कम काम करने लग गई, अब आयु थोड़ी बहुत ही बची है, माइंड वाइंड इनका वैसे चलता नहीं है, इनको छपरा दे दो जी और एक दीपक दे दो, बोले कि लाइट नहीं, बोले वो जला लेंगे ये। तो दीपक छपरा यानी कि दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा जब क्लेश होती है ना सिविलाइजेशन में ये, तो जैसे कई बार होता है ना सभ्यता में, जिस समाज में रहते हैं, जिस सभ्यता में हम रहते हैं एक तरह से ये, तो वहां जनरली क्या होता है सामने वाले घर के अंदर है जी आज तो बोले क्लेश हो रहा बीवी में और किस किस के बीच में,
क्लेश मतलब जाने हो, टक्कर मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा ये है ना ये। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम कहते हैं वो टंग टंग की आवाज आ रही है, बोले जरूर कुछ ना कुछ क्लेश हुआ आज ये। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, सैमुअल हंटिंगटन, ये मनु चरित्र के द्वारा लिखी गई है, अल्सानी, सॉरी हाँ ये अल्सानी पैदाना इनके द्वारा लिखी गई है। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं मनु के बारे में, इनके चरित्र सुनते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए नहीं तब से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पॉस्कम वैंडल रॉड रिक्स के, पॉस्कम वैंडल पॉस्कम, अच्छा ये लिखी गई है इनके द्वारा, ये वैंडल रॉड रिक्स के द्वारा। ये देखो जी, घर वाले यही कहते हैं ये कि बेटा जब भी ये रोड के पास में जो ये रिक्शा वगैरह आ रही है, ठेले वगैरह लगा रहते हैं ना, ये इनके पास में जब भी जाओ ना, तो कम से कम ये ध्यान जरूर रखना कि मतलब कोई वो जब डाले ना कोई चीज एक तरह से ये, तो कोई मतलब कुछ गड़बड़ ना कर दे एक तरह से। यार रिक्शा मतलब दो प्रकार से लिंक हो सकता है, मैं दोनों से कर देता हूँ, ये ज्यादा बेस्ट रहता है, पहले वही कर देता हूँ। ये पास प्लस कम, ये देखो जी हमें ध्यान रखना कि रोड के सारे जब भी चलो नहीं है और कोई रिक्शा वाला हो तो उसके पास में नहीं, थोड़ा सा लाइन लेंथ बनेगी नहीं ऐसे, पास प्लस कम से हम लिंक करेंगे इसको, पास प्लस कम से, ये कि हमें पास में कम जाना चाहिए, रोड या रिस्क से कर लें इसको, ये रोड प्लस रिस्क से, रोड रिस्क से तो थोड़ा कनेक्शन ज्यादा अच्छा जाएगा। ये देख लेता हूं एक बार मैं, कोई और ऐसे लाइन लेंथ बन जाए कि जो पास में कम ही जाना चाहिए, कब रोड होते हैं रोड, ये और रिक्स यानी हाँ रिक्स से कर देता हूं मैं, रिक्स है ना हाँ, या तो रिक्स यानी मैं रिक्स से कर देता हूं एक तरह से। ये तो मैंने कहा या ऐसा कर देते हैं, हाँ पास कम है, देखो ये कह रहा है कि रोड के पास में कम ही जाना चाहिए क्योंकि बड़ी रिस्क रहती है, रोड रिक्स से ऐसे ही लिंक कर देते हैं हम। ये पास कम जो है रोड रिक्स के द्वारा लिखी गई है। रामचरित्र मानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, शायद मेरे हिसाब से लिंक करने की जरूरत नहीं है, ये शायद सभी को पता है मेरे हिसाब से, रामचरित्र मानस तुलसीदास जी के द्वारा। ये द हिंदूज जो है वैंडी डोनिगर यानी द हिंदूज अल्टरनेटिव हिस्ट्री, ये कह रहे हैं द अल्टरनेटिव हिस्ट्री जो है एक तरह से इनकी हिंदुओं की, देखो जी हिंदुओं की अल्टरनेटिव ये हिस्ट्री रही है एक तरह से ये। हाँ क्या कह रहे हैं आप, ये बड़ा मैसेज लिखा है मेरे भाई। ये एसएससी की प्रिपरेशन हमने 1 महीने पहले ही स्टार्ट की है, अभिषेक सैनी, और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और मॉक टेस्ट में मेरे 50 मार्क्स आते हैं, तो क्या करें, टेस्ट देना है या अभी छोड़ दे? नहीं, टेस्ट कंटिन्यू करिए, टेस्ट को मत छोड़ना। हकीकत यह है कि आपको असली औकात का पता ही टेस्ट देने पर चलता है, ये टेस्ट को मत छोड़ना। ये मैं तो शुरुआत से इस चीज के मतलब कि फेवर में रहा हूं कि भले ही आपके 2 ही नंबर क्यों ना आए ये, हाँ लेकिन टेस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि सारे दिन ही टेस्ट दे रहे हैं आप। ये अगर आप शुरुआती तैयारी कर रहे हैं 50 नंबर आ रहे हैं, मैं कहता हूं मत छोड़ना। कोई आपका दोस्त कितना ही कहे कि भाई सिलेबस पहले कर ले, सिलेबस होता रहेगा क्योंकि टेस्ट के अंदर आप अपने सिलेबस से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आप टेस्ट देना जारी रखेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, नुकसान में नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं 50 नहीं, किसी के 2 नंबर भी आ रहे हो ना 200 में सही है, टेस्ट देना मत छोड़ना। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप अपने आप को मजबूत करते हुए चल रहे हैं एक तरह से। ये सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, कोर्स सिलेबस कभी किस चीज का खत्म हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है एक तरह से किस चीज का सिलेबस खत्म हो जाए एक तरह से। हाँ आप कंटिन्यू टेस्ट देते रहिएंगे, फायदा होगा 100% मान के चलिएगा, आप लिख कर ले लीजिए मेरे से। ये आप टेस्ट को छोड़ देंगे तो आप यकीन मानिएगा आप अपने आप को कमजोर करते चले जाएंगे, कंटिन्यू आप खुद कमजोर होते जा रहे हैं, ये मान के चलिएगा। ये क्योंकि बच्चा टेस्ट से डरता है। ये अभी हम गुरुकुल में हैं, जैसे हम एडमिशन लेते हैं तो बच्चे का टेस्ट के नाम पर, नहीं सर मेरे तो नंबर आ जाएंगे, मेरे तो ऐसे एडमिशन ले लो जी एक तरह से। ये मेरे तो ऐसे एडमिशन ले लो, ये कैसे ले ले भाई मेरे भाई, टेस्ट बिना टेस्ट के एडमिशन लेने से कोई मतलब ही नहीं है ये। हाँ सिलेबस तो आज तक खत्म नहीं हुआ, और हकीकत है कि जो 3 साल पढ़ाते होगे, मैं किसी सिलेबस को मेरा खत्म होता ही नहीं है। ये मेरा सिलेबस भी खत्म नहीं होता है, मैं आपको फिर बता दूं। ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं नहीं है, लेकिन आत्मा भर जाती है, बच्चे का सिलेक्शन नहीं जाता है। ये बच्चा बोलता है कि सर आपसे इतना पढ़ लेते हैं कि फिर दिक्कत नहीं आती है, तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। ये आप तो चलते चलिए, दोस्त पता नहीं क्या बोलेगा, बाद का मैटर है। ये हमारा अनुभव बता रहे, अब आपके ऊपर डिपेंड, आप माने या ना माने। फिलहाल देखिएगा द हिंदूज वैंडी डोनिगर, ये किसने लिंक किया था शायद ऊपर, ये इस बहाने किसका किया था, अच्छा वेंडल का किया था ये, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल, आप कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए, फायदे में रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद बोल देंगे एंड में, ये बोले कि जी बहुत फायदे में रहिए। टेस्ट नहीं दोगे अगर पहले आप ये सोचते कि मैं तो सिलेबस कंप्लीट करूं पहले, ये तो भाई सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा ये किसी सब्जेक्ट का, क्योंकि कोई अंत नहीं है। सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन सिलेबस खत्म नहीं होता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा द हिंदूज वैंडी डोनिगर, ये
वैंडी डोनिगर के द्वारा, देखो जी सबको पता है ये कि हिंदुओं का एक ये अल्टरनेटिव हिस्ट्री रही है ये, कि वो दो नगर में रहते हैं। ये कैसे कि पहले गांव में रहते हैं और बाद में शहर में आते हैं। दो नगर में कौन? हिंदूज। ये तो मैंने कहा था हिंदूज और वैंडी डोनिगर के द्वारा। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये नाम सुना है इनका, एन.आर. नारायण मूर्ति। ये शायद मेरे हिसाब से किसी से अछूता नहीं होना चाहिए नाम ये, एन.आर. नारायण मूर्ति है। बताइएगा जरा ये, और लिंक पे खतरनाक होगा अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ये, क्योंकि ये इंडिया का बच्चा बच्चा जानना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये एन.आर. नारायण मूर्ति का नाम ये। हाँ बताइएगा एक बार ये, एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा ये। हाँ टॉपर भी बस एक ही बात बोलते हैं मेरे भाई, टेस्ट ही सब कुछ है, टेस्ट देते रहिए। मैं तो कहता हूं कि जो 2 नंबर छोड़ो यार, ये अगर 0 भी आ रहे हैं ना, घबराना मत, टेस्ट जारी रखना। ये ध्यान रखना, घबराना मत। आपके 50 आ रहे हैं 1 महीने में, ये तो ये मतलब ये चीज छोटी बात नहीं है एक तरह से। ये 50 नंबर, ये मैंने कहा 50 आ रहे हैं, 51 आएंगे, 52 आएंगे। सोच को बड़ी रखिए, बड़ी सोच और बड़ा काम, सफलता मिलती ही मिलती है ये। हाँ बताइएगा ये, नारायण मूर्ति का नाम सुना है किसने? एन.आर. नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति। बताइएगा जरा ये, नारायण मूर्ति का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? ये नारायण मूर्ति एक शायद जाना माना नाम होगा, शायद मुझे लगता है आईटी के अंदर ही। अगर मैं गलत हूं तो जरा बताइएगा एक बार, ये आपको पता है तो नारायण मूर्ति के बारे में ये। हाँ मैंने कहा नारायण मूर्ति, इंडिया और वर्ल्ड का बेटर नारायण क्या कहते हैं, नारायण ही बना सकते हैं ये। इंडिया और वर्ल्ड को बेटर कौन बना सकता है? नारायण ही बना सकते हैं। नहीं, ये आईटी के फील्ड में शायद एक जाना माना नाम है, अगर आपको याद हो तो ये थोड़ा सा और अच्छा कनेक्शन हो जाएगा ये। हाँ हाँ, नारायण ने ही दुनिया बनाई है। अच्छा भारत और अच्छी दुनिया किसने बनाई है? नहीं वो तो लिंक है ही है, लेकिन ये अगर नाम नहीं सुना आपने, ये नारायण मूर्ति का नाम तो बड़ा फेमस है एक तरह से ये, नारायण मूर्ति का नाम ये। जरा बताइएगा एक बार, ये क्लास आज के एक्चुअल में उस गुरुकुल में वहां से किसने नारायण भगवान की मूर्ति से लिंक किया है? अच्छा आपने अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने नारायण भगवान की मूर्ति से लिंक किया है ये, कि नारायण भगवान की मूर्ति से लिंक किया है कि नारायण भगवान की, ठीक है ठीक है ठीक है, नारायण ही बना सकते हैं, ठीक। हाँ इन्फोसिस का, हाँ हाँ है ये किसने का? आदित्य चौहान। ये इन्फोसिस के नाम नहीं सुना हमने, नारायण मूर्ति का नाम ये इन्फोसिस वाले जो है एक तरह से ये आईटी के फील्ड में यार, ये तो जाना माना नाम है, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए एक तरह से ये इन्फोसिस वाला मामला ये। जरा बताइएगा, ये साउथ हीरो भी है ये। हाँ हाँ फाउंडर बिल्कुल ये इन्फोसिस के एक तरह से। तो नारायण मूर्ति तो थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा नारायण मूर्ति, हाँ मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा मैं जीके का टीचर नहीं हूं जी, मैं तो साफ साफ पहले बोलता हूं ये, मैं इसलिए आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि मेरा सुना हुआ है एक तरह से, और क्योंकि मैं आईटी के फील्ड से हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वही है एक तरह से। तो नारायण मूर्ति देखो जी, आपको पता आईटी के फील्ड में आज हो क्या रहा है ये, आज गूगल के जो अभी बैठा है ना मेन, ये वो कौन है? सुंदर पिचाई। बड़ा गहराई में जाकर उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीजें उस बंदे के बारे में ये। तो मैंने कहा सुंदर पिचाई गूगल, ये पूरा आज गूगल वही है, ये मान के चलिए ये आईटी के फील्ड में जितने भी अच्छे अच्छे मामले पर जो बैठा है ना बंदा अभी, ये अच्छे अच्छे पोस्ट पर, वो कहां के हैं? ये सारे इंडिया के हैं ये। अगर भारत में इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, नारायण मूर्ति जी कहते थे ये कि जी अगर इनको बेटर इंडिया के अंदर अगर इनको बेटर एजुकेशन मिल रहा है आईटी के अंदर, तो ये बेटर वर्ल्ड बनाएंगे ये, और बना रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड जो है वो किसके द्वारा? नारायण मूर्ति के द्वारा ये। मैंने को देखो जी, रोड के पास में जो रिस्क बड़ी रहती है, ध्यान रखिए इस बात को, इसलिए कम पास में रहना चाहिए रोड के ये। मैंने कहा या रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा, सबको पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं क्या आपको ये कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अष्टाध्यायी हिंदी में लिख रहा हूं ये, बोल वैसे रहा हूं तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बोलने में वही चीज है। हाँ ये यही है ना इन्फोसिस के? हाँ बिल्कुल सही है जी, ये परफेक्टली सही है। हाँ तो क्या कह रहे हैं आप? ये अष्टाध्यायी के कौन है? ये बिल्कुल सही है जी, कौन है? पाणिनि है ये। संस्कृत की ग्रामर है, ध्यान रखना इस बात का, ये संस्कृत की ग्रामर है। सत्यम कुमार बिल्कुल सही है, राहुल सी का, अभिषेक बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका ये, ठीक है ये अष्टाध्यायी है। तो मैंने कहा क्या है ये? अष्टाध्यायी, बिल्कुल सही है जी। क्या? पाणिनि के द्वारा संस्कृत की ग्रामर है, दोनों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये। हिंदूज की बात कर रहा है, हिंदुओं का देखो इतिहास ही रहा है एक तरह से ये। क्या इतिहास रहा है ये? अगर आप उठाकर देखेंगे, 2 नगर में रहते हैं ये, पहले गांव में रहते हैं फिर शहर में आते हैं, तो डोनिगर 2 नगर, यानी कि डोनिगर ये।
बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। ये कह रहा है कि देखो नारायण मूर्ति जी यही कहते थे, बोले कि जी अच्छा भारत होगा तो अच्छा वर्ल्ड बनेगा, और ये एग्जाम्पल आज हम सब देख रहे हैं। ये तो ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नारायण मूर्ति के द्वारा एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस जस्टिस अशोक ए देसाई के द्वारा लिखा गया है। ये फिर दोहरा रहा हूं, इस क्लास को केवल आपको 2 बार देखना पड़ सकता है। ये ऐसा नहीं कि मैंने मेरी ओर से एफर्ट नहीं लगाया, मेरी ओर से पूरा एफर्ट मैंने लगाया है, फिर भी देखना पड़ सकता है। ये तो फिलहाल देखिएगा एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकलता जरा बताएंगे एक बार। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस ये अगर पूछे ना एग्जाम में, ये वैसे ये मुझे लगता है अगर पूछे इसको 1 वर्ड का क्वेश्चन बना सकता है ये। हाँ, इसका बताइएगा ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ आप क्या समझते हैं जी एक तरह से। ये ला 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 ला। अरे इसमें से एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिससे आपको पता चल सकता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, किससे रिलेट कर सकता है, इतना ही बता दो आप तो। ये इसमें वर्ड ही ऐसा छिपा हुआ है। ये एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूं कि इंग्लिश को अगर सुधारना है ये, हाँ, न्याय शास्त्र परफेक्टली सही है जी एक तरह से। ये नहीं, प्रूडेंस का अर्थ आप सही कह रहे हैं, विजडम निकलेगा, प्रूडेंट का अर्थ निकलेगा वाइज के सेंस में, कॉशियस के सेंस में। ये न्याय शास्त्र कह सकते हैं, परफेक्टली सही है एक तरह से। न्याय शास्त्र यहां से निकल रहा था ना ये पॉइंट, देखो ज्यूरी से निकाल सकते थे आप। ये तो मैंने कहा न्याय शास्त्र हम बिल्कुल कह सकते हैं जी, ये परफेक्टली सही है। ये फिलहाल देखिएगा, किसी ने कहा बोले यार देश में ऐसा कानून आया है ये कि ऐसा कानून आया है कि अब तो एनवायरमेंट के साथ भी बोले कि जी न्याय होगा, बोले कि जो भी छेड़छाड़ करता है ना पर्यावरण के साथ में, बोले कि जी अब न्याय होगा। बोले कि लोगों में भाई साहब शौक लग गए इनको, ये बोले कि जी न्याय एनवायरमेंटल के साथ। हाँ, किसी ने अगर लकड़ी काट ली नहीं है तो ध्यान रखिए, बोले सीधा जेल भेजेंगे ये। मैंने कहा जब किसी को पता चला कि जी एनवायरमेंट के साथ भी क्या होना है, तो न्याय होना है एक तरह से। ये तो मैंने कहा जैसे देश में ये कानून आया नहीं है, हर किसी को शौक लग गया। ये अशोक ए देसाई के द्वारा लिखी गई एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस द रिवोल्यूशनरी सचिंदर सान्याल के द्वारा लिखी गई। ये सच्ची बात है ये कि जी देखो, आपको अगर किसी जगह परिवर्तन लाना है तो इसके लिए रिवॉल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, क्रांति कह सकते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये कह रहा है कि सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच है एक तरह से, ये सच्ची बातें हैं। ये बोले कि जी क्या करना पड़ेगा, अब तो रिवॉल्यूशन आएगा ना तभी देश में कुछ हो सकता है। ये तो रिवॉल्यूशनरी लिखा गया सचिंदर सान्याल के द्वारा। ये हर्ष चरित्रा बाण भट्ट के द्वारा। ये बताइए कैसे लिंक करेंगे, थोड़ा सा आपकी हेल्प ले लेता हूं। ये लास्ट क्लास हम करने जा रहे हैं ये, और यहां तक शायद लगभग हम 600 बुक के आसपास कर चुके होंगे। फिर ये हर्ष चरित्रा के द्वारा, सॉरी बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्रा, यही है ना ये। हाँ बिल्कुल सही है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र। ये राजा हर्ष का चरित्र मैंने किया था कि कैसा भी हो बाण चलाते थे तो भाटे के अंदर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? डीपी में सेंचुरी नॉट एनफ पूछा था, दिल्ली पुलिस में परफेक्टली सही है जी। फिर ये सौरभ गांगुली, इनका आंसर आ गया है जी। हिस्ट्री में बुक की सबको याद होगी, क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं नहीं, मैं इसका लिंक थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूं आपसे। बाणभट्ट की बात कर रहा है हर्ष चरित्र। नहीं, कादम्बरी तो हमने पहले कर लिया है जी, इसके बताइए। वो तो बाणभट्ट से हमने बाण बाठार वो कड़ा होता है कादम्बरी वाला, वो किया था। एक और ये हो रही है हर्ष चरित्र। ये वैसे एक्चुअल में आपने क्या हो सकता है मूवियां नहीं देखी हुई, लेकिन मुझे क्या थोड़ा सा मूवी देखने का बड़ा बहुत ज्यादा शौक है, खास तौर से साउथ की मूवियां मोबाइल पर देखना ही है। हाँ, मॉल के अंदर नहीं है। मॉल में शायद मैंने आज तक केवल 1 2 3 मूवी देखी है, गौरव सर के साथ में, एक वाइफ के साथ में, एक अकेले देखी है। 5वीं क्लास में जब पढ़ता था तभी केवल 3 ही मूवी देखी आज तक। ये एक बार गौरव सर के साथ, वो भी पूरी नहीं देखे हम, फिर निकल कर आ गए थे। ये मैंने कहा हर्ष चरित्रा बाणभट्ट के हरिश का चरित्र चीर देता था। हर्ष का बाण जो है ना, हाँ ये सही है जी। ये देखो जी, ये किसका, हरीश का कह रहे हैं क्या आप? ये हर्ष, राजा हर्ष से कर लेते हैं, खतरनाक कर देते हैं ये। हाँ मैंने कहा राजा जो हर्ष थे ना एक तरह से, ये जब भी वो बाण चलाते थे ना ये, तो भाई साहब बाटे को भी चीर जाता था वो। ये देखना एक बार, ये बाटे को भी चीर जाता था एक तरह से। ये तो मैंने कहा क्या करते थे ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। हालांकि साउथ की एक मूवी थी, नाम था महेश बाबू, जो है हर्ष का रोल किया था। वो एक अच्छी खासी मूवी थी। अब वो एक्चुअल में सारी मूवियों से लिंक भी नहीं कर सकता क्योंकि आपकी देखी भी नहीं होगी ये। तो मैंने कहा उससे तो बहुत खतरनाक लिंक हो जाता है इसका। ये मैंने कहा देखो राजा जो हर्ष थे ना एक तरह से, जब भी अपने बाण को चलाते थे ना ये, बाटे को भी भाई साहब चीर के निकल जाता था। ये तो बाण बटा हर चरित्र। ये
मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर, ये कह रहा है कि युद्ध और जो कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी जो है कश्मीर में हमने देखी है सी दास गुप्ता के द्वारा। ये देखो जी, दो भी वहां गुप्त रूप से जो दास बने हुए थे ना ये कश्मीर के अंदर, वही लोग आज ये कहते हैं कि जी हमने देखा है ये क्या कह रहे हैं एक तरह से कि जी हमने देखा, सी 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 हमने देखा, बोले कि कश्मीर के अंदर ये, बोले कि जी वो गुप्त रूप से रहते थे वहां पर दास बनकर, एक बोले युद्ध होता था ना, युद्ध वगैरह वहां क्या डिप्लोमेसी चलते थे, वो कह रहे कि जी हम सारे दास तो हम वहीं के हैं एक तरह से गुप्त, लेकिन गुप्त रूप से रहते थे वहां पर ये दास बनकर ये, और ये युद्ध डिप्लोमेसी क्या चलती है कश्मीर में सारी हमने देखी है। तो वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर सी दास गुप्ता के द्वारा। एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस अशोक देसाई के द्वारा लिखी गई है। देखो जी जस्टिस में है और यहीं से पॉइंट बैठ जाता है ये। मैंने कहा ये कह रहे एनवायरमेंट के साथ भी जस्टिस होगा, ऐसा कोई कानून आया है जी एक तरह से। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई कानून आया है कि देश में ऐसा कोई कानून आया है कि अब तो एनवायरमेंट के साथ जस्टिस होगा। जो लकड़ियां काटते थे ना जंगल से, ये भाई साहब शोक की लहर फैल गई उनमें, ये यानी कि अशोक देसाई के द्वारा। ये सच्ची बात है, ये रेवोल्यूशन तो बोले लाना ही पड़ेगा अब तो। ये तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा। ये मैंने कहा राजा हर्ष क्या करते, जब भी बाण चलाते थे नहीं ये तो बाटा, जानते बाटा नहीं होता पत्थर, ये पत्थर को भी वो चीरता हुआ निकल जाता था, यानी चरित्र यानी हर्ष चरित्रा बाण बटी। वो कह रहा है कि जी हम दास जो है ना गुप्त रूप से रहते थे वहां पर ये, और हमने युद्ध वगैरह डिप्लोमेसी कश्मीर में क्या हुआ, हमारे साथ कैसे घटना घटित हुई, ये सारी चीजें हमने देखी एक तरह से। तो सी दास गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये लिखा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। ये क्या लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ये पहले बताओ कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है जी। कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग, ये सर एमटीएस की कट ऑफ भी बहुत चली गई, मेरे 79 थे, घबराइए मत, आपके 79 थे, आप कंटिन्यू करिए। मैं फिर कह रहा हूं छोड़ मत देना किसी सूरत में। ये जो लेवल आ गया ना आपका 100 में से 80 के आसपास आप आ रहे हैं, भले वो एमटीएस का एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कंटिन्यू करते रहिए। ये आपके पास में जो ये मौका आ रहा है ना, ये कौन सा सीजीएल वाला, ये बहुत बड़ा मौका है, ये ध्यान रखना। ये इसको हल्के में मत लेना, जी जान लगा दो। और ये जो दिवाली आ रही है ना, इसमें कम से कम भी नहीं तो 7-8 दिन खराब करेंगे कई लोग, ये तो आप खराब मत कर लेना इसमें। ये मैं फिर कह रहा हूं दिवाली मनाना अगली नौकरी के साथ में, ये तो मजा आएगा जी। हाँ फिलहाल बताइए कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग, आप कह रहे हैं कि जीत होता है, बाकी का देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। कॉन्क्वेस्ट बताइए जी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये इतना अच्छा मौका है ये, हाँ पूरी तरह से जान झोंक डालो, मैं तो कहता हूं अभी से लग जाना ये। और जिसने टेस्ट अभी भी स्टार्ट नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं टेस्ट स्टार्ट कर लेना। अगर टेस्ट नहीं करोगे, ये लगता है आपको कि एग्जाम से पहले 15 दिन पहले मैं स्टार्ट करूंगा, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे एक तरह से। अगर 15 दिन पहले सोच रहे हैं तो मैं कहता हूं अभी लग जाना, और दिवाली के 7 दिन सब खराब करेंगे, आप खराब मत करना। ये ध्यान रखना, ये दिवाली ये सब आती रहेगी यार जिंदगी में, सबको पता है अगली बार फिर आ जाएगी ये नौकरी को, ये इतनी वैकेंसी थोड़ी ना दोबारा आनी है ये। हाँ बिल्कुल ये तो मैंने कहा डेली 5 से आपका लेवल आ चुका था, आप लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाँ QIP भी वाला परफेक्टली सही है, आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं वो भी सही है एक तरह से। हाँ मॉक अगर आप लगाएं तो यार गुरुकुल पे यार 10 रुपए का टेस्ट दे रहेगा आपको QIP वाला, हमने ये हाँ वो QIP वाला जो आपको टेस्ट हमने दे रहेगा वो 10 रुपए में कर रहेगा। ये सोचिए कितना सारा कंटेंट उसमें देना है, वो भी लगा लिया करो आप, एक टेस्ट डेली का। ये तो अच्छा कंटेंट आपको सारा मिल रहा है, आप पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं ये रेस वाला दे लीजिए, वो भी सही है। ये आपका देखो आपका लेवल आ चुका था, आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जो पूछ रहा था, मुझे वहां से भटकाइए मत। ये कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग ऊपर किसी एक ने बताया था, ये कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग आप क्या बताएंगे जी। ये कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग एक्चुअल में, हाँ क्या कह रहे हैं रेस वाला मैं देता हूं। हाँ QIP बहुत बेस्ट है ये, QIP जो है ना वो इस तरीके से हम बनाते हैं वहां पर ये कि मतलब एक तरह से हर प्रकार के लेवल आदमी तैयार हो जाए एक तरह से ये। हाँ ठीक है। ये रेस वाला तो ये जो अभी सर ने स्टार्ट किया है, ये रेस वाला भी शायद उसमें आता है ये मेरे साथ QIP वाले के अंदर। ये तो अभी स्टार्ट किया है रेस वाला तो ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत। देखो खुशी की जीत आदमी को कम मिलती है ये, जब कोई चीज मतलब कि ये कहना है चाह रहा है कि देखो जब कोई चीज ट्रेंड में होती है ना ये, और उसकी रीसेल अगर बार बार होती है, ये मैंने कहा अरे छोड़ो यार और खतरनाक कनेक्शन कर देते हैं नहीं ये। मैंने कहा रसेल का नाम सबने सुना है, बिल्कुल सुना है। ये रसेल कौन, आंद्रे रसेल, वो वहां वाला कौन सा इसका क्या बोलते हैं ये
वेस्ट इंडीज वाला, वो छक्के मारता ना, खतरनाक ये। तो मैंने कहा रसेल जो है ना ये भाई साहब ट्रेंड में तो अभी रसेल ही है ये, हर बार ट्रेंड में आईपीएल में रसेल ही रहता है। और जीत की खुशी कह रहा, खुशी की जीत हो जाए, जीत की खुशी इसी को मिलती है मेरे भाई। ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस यानी बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये उसने कहा, बोले कि यार मैं आज तेरे को है ना ये कहना चाह रहा है कि दो शहरों की आज एक कहानी बताता हूं। ये चल चल दिखा यार, कहां पर है दो शहर, ये देखो जी है, चल दिखा। ये टेल का मतलब होता कहानी, ये टू सिटीज यानी कि दो शहर। ये कहना चाह रहा है कि मैं आज तेरे को दो शहरों की कहानी बताता हूं। ये चल दिखा यार, दिखा दिखा दिखा। कई बार बोल कहते हैं चल बता नहीं, कई बार ऐसे बोलते चल दिखा यार। ये तो मैंने कहा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये 400 डेज यानी चेतन भगत, ये पहले हो चुका है। चेतन भगत की जब मैंने आपको याद करवाई थी, कम से कम मैंने वहां आपको लगभग 8 के आसपास याद करवाई थी। ये उसी दौरान ये भी याद करवा दी थी, क्योंकि वहां वो लिस्ट में नहीं था, यहां लिस्ट में फिर हमने डाल दिया। ये 8 मैंने याद करवाई थी, ध्यान रखना। इसके जो है ना ये एक वो था ना 5 पॉइंट समवन, ये इसी के है ना। ये मैं गलत बोल तो बता देना, ये मैंने तो दोबारा तक स्लाइड तक नहीं देखी है, लेकिन मुझे सारी याद है अभी भी। 5 पॉइंट समवन कुछ ऐसे एक बुक थी, याद आ रहा है किसी को? ये 5 पॉइंट समवन ये इसी की थी ना, ये चेतन भगत की है। अगर गलत है तो बता दीजिएगा, सही हो तो बता दीजिए जी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रेवोल्यूशन 220 बिल्कुल सही है, 2020 बिल्कुल ही है। हाँ बिल्कुल ही है। मैंने कहा चेतन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है नहीं है। एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, मतलब मैं टेस्ट में डालूंगा, ध्यान रखना। ये चेतन भगत की, हाँ परफेक्टली सही है। ये काई पोछे, वो ध्यान है ना, काई पोछे 3 मिस्टेक्स इन लाइफ, वो मूवी बनी थी, वो उसी बेस पर थी एक तरह से, वो इन्हीं की थी। वो भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, ध्यान रखना। ये 400 दिन ये भी रिपीट होती है, ये मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था, चेतन भगत वाला। ये उसके बाद देखिएगा, और लिखा यह है कि द मेमोरीज ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। ये उपमायु उपमान मायु उपमान्यु हिंदी में पता नहीं क्या बैठेगा, ये उपमन्यु होगा शायद, मुझे लगता है ये उपमन्यु चटर्जी होगा। ये उपमन्यु चटर्जी होना चाहिए शायद, ये हिंदी में ये उपमन्यु चटर्जी है। तो देखो जी, ये होता क्या है कि मामा का अपमान करके देख लो। ये इसको हम यहीं से करेंगे जी। ये देखो जी, मैंने कहा मामा से कर दो जी इसको। ये इसको सीधा यहां से लिंक करना पड़ेगा आपको, ये कि मामा का अपमान करके देख लो। ये मामी है ना, मम्मी है, वो एक चाटे के मारेगी तुम्हारे, ध्यान रखिए। तो मामारी यानी कि, या ऐसे वो मामारी, मामा की मामी, मामी का ध्यान रखना, अपमान मत कर दियो कभी, चाटे के मामा रख देगा एक। ये तो मैंने कहा उपमन्यु चटर्जी के द्वारा मेमोरीज ऑफ अ वेलफेयर, एक ही बार पूछिए लेकिन याद करेंगे, ध्यान रखना। ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ, मैंने कहा हर बार ट्रेंड में रसेल ही रहता है जी, इसलिए उसको खुशी की जीत तो होती है, जीत की खुशी, मतलब हिंदी तो यही निकलेगी खुशी की जीत, क्योंकि पीछे से निकलता हमेशा ऑफ का आती है। मैंने कहा खुशी की जीत ही है, या जीत की खुशी, ऐसा हम कर देते हैं। ये वो कह रहा भाई आज तेरे को मैं है ना ये कितनी बुक और रही है, मैंने भाई बोर हो गए क्या आप भी सारे? ये मैं भी मतलब कि एक टॉपिक से रिलेटेड अगर इसमें चलता हूं तो 8-9 क्लास बाद में मुझे भी ऐसे लगता है यार बहुत टेढ़ा का मामला है ये। तो ये बोर हो रहे हैं क्या आप? ये अब मैं एक्चुअली मेरे अंदर बड़ी बीमारी है, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊं चाहे ये पढ़ाऊं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे दे सकता हूं। ये पता नहीं ये बीमारी क्यों है, ये आज तक मेरे समझ में नहीं है एक तरह से। ये मैं कोशिश हर ऐसा टारगेट ये सेट करता हूं कि इस बार इस बेस को खत्म करूंगा, कैसे भी हो जाए, दिन रात लगूंगा, लेकिन एंड में वही आ जाता है। ये हाँ 500 से ऊपर 600 के आसपास जाएगी आज, ये टोटल चली जाएगी। ये हाँ ऐसे करा दो, कुछ बचे ही नहीं इसके बाद। ये मैं तो भाई उसी में लगा हुआ हूं। ये अब कितनी क्लास चल रही है? शायद ये 15वीं क्लास चल रही है हमारी, 591 में ये कह रहे हैं हो गई है, नहीं ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये क्लास थोड़ा सा रुक जाइए। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया, सुबह का निकला हुआ ऑफिस से आकर, ये 6 बजे का उठा हुआ, अब कितने बज गए? ये 11:09 हो रही है। तो हाँ बस मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा ज्यादा करवा दूं, क्योंकि मुझे पता है ये कि ये चीजें जब मैं याद करवा रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव आप लगा लेंगे ना एक बार, ये सीधा माइंड में जा रही है चीजें। ये मैंने खुद ने तैयारी की तब जब मैंने इतनी चीजें याद नहीं की, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं याद, ये क्योंकि मुझे लग रहा है जब मुझे याद हो रही तो आपको तो होगी होगी, क्योंकि आपको तो तैयारी करना ही है। तो कह रहा है कि भाई 2 शहरों की कहानी बताऊं तेरे को? ये बोली चल बताने दिखा यार आज तो यार। ये तो मैंने कहा चार्ल्स डिकन, ये मैंने कहा 400 दिन पहले कर चुके चेतन भगत। ये मामारी मामी को अगर कुछ कर दिया ना, ये भलाई के लिए भी बोलोगे ना, मामारी मामी, मामा की मामीरी के लिए, ये तो मेरे भाई मामा ध्यान रखना, ये वो अपमान समझता है, कई बार चाटा के रख देता है ये। तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा मेमोरीज ऑफ वेलफेयर यानी कि उपमन्यु चटर्जी है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ही है।
रिवर का करा दो, सारे ही करवा देंगे ये। मानवेंद्र आप कौन है वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है सर ने, ये उसमें जो कमेंट करते हैं आप वह है क्या ये? हाँ, मौके डायरेक्ट तरीके से हो रहे हैं आंसर, डायरेक्ट टिक हो रहे हैं ये। ठीक है जी, गौरव सर भी सेम करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं ये। ठीक है जी, अच्छा आप ही है ना ये? हाँ, तो आपका मुझे लगता है इस बार शायद बहुत बड़ी पोस्ट आपको मिल जाएगी ये, क्योंकि जिस हिसाब से आपके कमेंट चलते रहते हैं ना उसमें ये। तो मैंने कहा शिवानंद ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी है। अच्छा एक मिनट बताइए, आपको मैंने एक बुक करवाई थी ये लाइफ डिवाइन, देखो ये बहुत काम की चीज आई है यहाँ पर, लाइफ डिवाइन। ये पता है किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन, एक मैंने करवाई थी ये लाइफ डिवाइन ये। हाँ, रिवर से क्वेश्चन, अरविंदो घोष, परफेक्टली सही है जी, अरविंदो घोष के द्वारा, ये परफेक्टली सही है ये। जीवन ही पवित्र हो गया, ध्यान रखना, जैसे याद करा वैसे अगर क्लिक कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेगा। और बहुत बार पूछी हुई है अरविंदो घोष की, अभी कम से कम एक वो अरविंद घोष है, अरविंदो घोष मतलब कभी कभी हाँ कभी कभी जो है एक तरह से ये अरविंद घोष आता है, कई जगह अरविंदो घोष लिखा हुआ है ये। ऐसे जोन गीता भी इनके द्वारा लिखी गई है। मुझे एक्चुअल में मुझे लग रहा है एक क्लास अभी और देनी रहेगी, क्योंकि अरविंदो घोष की शायद 3-4 बुक ऐसी जो बार बार रिपीट होती है। ऐसे जोन गीता भी है ये। तो देखिएगा शिवानंद के द्वारा लिखी गई डिवाइन लाइफ ये। अब देखो उल्टा मामला है ये, हम इस तरीके से याद कर रहे हैं तो फायदा पता है क्या हो रहा है ये? हमने कैसे याद किया यार, जीवन ही मेरा तो भाई पवित्र हो गया, बोलेगी ये लाइफ डिवाइन पवित्र हो गई। बोलेगा कैसे है? बोलेगा हर गोविंद, घुसते ही सीधा ही गोविंद बोलो गोविंद, अरे गोविंद, हमने ऐसे किया था अरविंदो घोष। यहां कह रहा है साला उल्टा मामला कर दिया, डिवाइन लाइफ सोसाइटी है और शिवानंद के द्वारा ये। देखो हमारी जीवन पवित्र होता है, लेकिन शिव जी का तो पहले से ही पवित्र है। मैंने कहा शिव जी का, हमारी लाइफ क्या होती है? पवित्र हो जाती है। कब? जब हम जैसे सीधे घुसते हैं हरे गोविंद यानी अरविंदो घोष। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि शिव की तो भाई साहब जब पवित्र पहले से ये जिंदगी है, यानी कि डिवाइन लाइफ है, तो इसमें तो आनंद आता ही उनको ये। तो इसको उल्टा ऐसे करेंगे, क्योंकि शिव जी तो पहले से पवित्र है। हम तो पवित्र होने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए हम तो घुसे थे वहां, और हर गोविंद हर गोविंद हर गोविंद ये। तो इसको फायदा पता है क्या हुआ? ये एग्जाम में क्या करता, थोड़ा सा घुमाता है, बच्चे को घुमा देता है ये। तो आप ना घूमे, इसीलिए ये चीजें हम चला रहे हैं। तो मैंने कहा डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो किसके द्वारा? शिवानंद के द्वारा ये। अरविंद घोषाला, अच्छा आई चुकी है नहीं ये ऐसे जोन गीता ये एक्चुअल में हिंदी में यहां लिखा नहीं गया है ये ऐसे, शायद मुझे लगता है वही होगा शायद, ये ऐसे जोन गीता ये लिखा होगा शायद। हाँ यही है, गीता में ये छोटा वाला लिखा है जिसने ये ऐसे जोन गीता ये अरविंदो घोष के द्वारा ये। लाइफ डिवाइन पहले हम याद कर चुके हैं ये हम पहले ही याद कर चुके हैं ये लाइफ डिवाइन। और ऐसे जोन गीता जो है वो अरविंद घोष के द्वारा ही लिखी गई है। यहां मैं थोड़ी सी हेल्प लेना चाहूंगा आपसे। ये गीता पर निबंध लिखा है ये, और गीता पर निबंध अरविंद गोविंद और अरविंदो घोष एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, गीता पर निबंध। ठीक, थोड़ा सा हेल्प यहां से लेना चाहूंगा। ये शिव के आनंद में लाइफ डिवाइन नहीं, उसको लाइफ डिवाइन लाइफ से करना हमें, ये वैसे उल्टा करना उसको ये, क्योंकि वो नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैंने वो तरीका इसी तरीके से मतलब लगाया था वो लाइफ डिवाइन वाला। ये तो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ ऐसे जोन गीता की बात कर रहा है, यानी कि गीता के ऊपर निबंध की बात कर रहा है। अरविंदो घोष से हमें लिंक करना है। ऐसा कर देता हूं लिंक की। अरे यार भाई तेरे को पता है क्या? बोलेगी क्या बंदा नहीं है? बोलेगी हाँ बंदा। बोलेगी अच्छा क्या कह रहे हैं आप ये? हाँ ये मैं थोड़ा सा दिमाग में ये आ रहा था ये कृष्णा गीता उनके गोविंद स्पीड की क्लास हो जाएगी आज तो नहीं हो पाई है। कल एक मिनट रुकिएगा, कल परसों मतलब कि उसके आएगी क्लास आपकी। ब्रांड एम्बेसडर को फिनिश कर देंगे परसों ये। उसके बाद स्पोर्ट्स और अवार्ड को पहले हम लेंगे ये, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छे रहेंगे ये। समस्या ये है कि इंग्लिश के ये इतने सारे बैच है कि मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको ये। तो फिलहाल देखिए एक बार ऐसे जोन गीता जो है ना एक तरह से ये, तो हालांकि आपकी स्पीड का आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जो बोला वो सारा चीज मैं कर दूंगा कवर। ये ऐसे जोन गीता, मैंने कहा गीता पर निबंध ये
अरे बंदे जैसे ही घुसे ना एग्जाम के अंदर सीधा है भाई साहब गीता पर निबंध लिखने लग गए, या तो हम ऐसे कर सकते हैं ये। हाँ, मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा अरे भाई साहब ये बिंद बंद बिंद बिंद यानी बंदे बंदे जैसे ही घुसे नहीं, ये सीधा है भाई साहब गीता पर निबंध लिखने लग गए ये। बाकी आप जो कमेंट कर रहे हैं आपके भी सारे सही है एक तरह से, इससे भी हम लिंक कर सकते हैं अरबिंदो घोष के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ऐसा जोन कहता है। ये लिखा है यहां पर अबुल फजल अकबर नामा। ये देखो हमने इससे पहले बाबरनामा किया, बाबरनामा हमने किया था, हुमायूं नामा भी हम कर चुके हैं ये। चलो अब तो मुझे ऐसा करो, बाबरनामा छोड़ो, हुमायूं नामा बता दो किसके द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा हुमायूं नामा बता दीजिए जी। हाँ, इस वीडियो की क्लास कल आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा एक्चुअल में चक्कर क्या है कि बैच बहुत सारे हैं ना, ये समस्या ये है। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेरा वो मैंने आपसे कहा था वो स्पेलिंग टेस्ट वाला बैच है ये। अब आज सारे दिन में उसके टेस्ट अपलोड कर रहा था, कम से कम 44 टेस्ट मैंने उसके अपलोड किए। ये उसकी 37 क्लास हो चुकी है, मतलब कि उसमें मुझे अब 2-3-4 घंटे का और मेरा कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा बैच। फिर ये गुलबदन बेगम परफेक्टली सही है जी, हमें भी पता है वो आयु वगैरह हमने ऐसे लिंक किया था, ये बढ़ जाती है एक तरह से ये। हाँ, 5G डिक्शनरी आप 5G के एप्लीकेशन से कर लेना जी। वो डिक्शनरी भी इस महीने के एंड तक अपडेट हो जाएगी लगभग। अभी हमने वहां से 12-13 हजार वर्ड का पावर का मतलब कि डाल रखा है, ये कम से कम उसको 16-17 हजार कर देंगे हम ये, या तो इस एंड में कर देंगे शायद हम ये। अबुल फजल जो है और एक है आईने अकबरी, सॉरी इनके द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी और अकबरनामा, ये अबुल फजल के द्वारा। कई बार आपने देखा होगा पापा भी जो होते हैं एक तरह से, अब्बू जो होते हैं एक तरह से, ये हमारी मतलब कि एक तरह से ये हाँ स्पेलिंग का बैच है जी, ये स्पेलिंग टेस्ट का बैच है 37, उसमें हमने क्लास दी है ये। मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चे को भी एक तरह से, कई बार बताते बोले सर स्पेलिंग की क्या ट्रिक होगी, लेकिन हमने लगा दी है, जहां कोई नहीं लगाए वहां हम लगा देते हैं ये। तो मैंने कहा 37 जो है क्लासेस उसमें हो चुकी है, 44 टेस्ट हमने उसमें डाल दिए हैं ये, उसके कुछ क्लासेस बाकी है ये। लगभग शायद हमने 750-800 वर्ड के आसपास कवर कर दिया अब तक ये, जो मेन इंपोर्टेंट ज्यादा आते हैं ये। मैंने कहा अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी और अकबरनामा ये मैंने कहा ये लिखी गई। कई बार आपने देखा होगा अब्बू जो होते हैं घर पर एक तरह से हमारी फजियत सी कर देते हैं, फजियत फजल फजियत सी कर देते हैं ये कि जा आईने एक बार पहले अपना क्या 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 कर आईने में बोले देख के आपने एक तरह से क्या देख कर आए, शक्ल देख कर आए एक तरह से ये। तो मैंने कहा कई बार अब्बू भी क्या करते हैं हमारी फजल फजियत कर देते हैं एक तरह से, बोले भाई जा तो सही एक बार आईने के अंदर देख कर आपने ये। मैंने कहा आईने में शक्ल देख कर आए यानी आईने अकबरी, और यहीं से लिंक कर देंगे हम अकबरनामा ये इनके द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। इनके हालांकि आज तक किताबें पूछी नहीं गई है ये, अटल बिहारी वाजपेयी, ये एक पॉइंट वो रह गया था हमारा ये, जो हमने याद नहीं किए थे। वीवी गिरी वाला मिलियंस ऑफ जॉब वाला वो जो था एक तरह से, ये बहुत सारी जॉब्स आकर गिरी है। क्या बोलते हैं इसका ये वेंकट रमन वाले वो जो याद किए थे प्रेसिडेंशियल वो ईयर्स वाले, ये उनमें ये पॉइंट था ये, हालांकि पूछा नहीं गया कहीं पर भी ये। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं ये, और इनकी है राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक और एक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है। देखो ये तो सबको पता है कि भारत की फॉरेन जो पॉलिसी एक तरह से ये, मैंने कहा भारत की जो मैंने कहा भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी मतलब कि जो नई जो डायमेंशन है एक तरह से वो किसने तय की थी, ये सबको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की थी एक तरह से ये। संसद के 3 दशक देखे हैं तो वो भी इन्होंने देखे एक तरह से ये। और रपटीली राहें थोड़ा सा ये रहेगा कि आप या तो आप ऐसे कर सकते हैं एक तरह से ये, कई बार वाज जो होता है ना बाज, ये पानी पीने के चक्कर में रपट जाता है एक तरह से, तो मैंने कहा ये रपटीली राहें। हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक पूछा नहीं गया तो हो सकता है इसको उठा ले, क्योंकि शायद ये पता नहीं ल्यूसेंट से मैंने कहीं से लिया था एक तरह से इसको पॉइंट को ये। उसके बाद देखिएगा जरा, बुद्ध गया जो है द हर्मिटेज ऑफ सक्या मुनीज इन 1878, अच्छा ये है ये राजेंद्र लाला मित्रा, राजेंद्र लाला मित्रा के द्वारा। अच्छा ये देखो जी, हो सकता है आप लिंक करें तो ऐसा कर लेते हैं, लास्ट की बची है तो फिर थोड़ा सा लिंक ऐसा ही हो गई है। कई बार कहते हैं मेरा जो मित्र था ना एक तरह से राजेंद्र लाला, हाँ बुड्ढा गया वो तो आज ही, वो जो बुड्ढा है ना वो तो गया, बोले भाई आज ये वो, हाँ वो लाला वही मेरा जो मित्र था राजेंद्र लाला मित्रा के द्वारा बुद्ध गया ये। हाँ बुद्ध गया एंड में लाल होकर, हाँ ये भी सही है आपका, ये बुद्ध गया एंड में लाल होकर, ये ऐसा भी हो सकता है। लाला जो था ना मेरा यार भाई वो, हाँ वो बुड्ढा वो गया बोले आज ये लाला मेरा वो जो बुड्ढा था वहां वो गया तो बुद्ध गया, इनके द्वारा लिखी गई है। ये लास्ट हम करेंगे शायद, अच्छा अभी है शायद 5 ओवर है ये। शिवानंद, ये तो मैंने कहा देखो जी शिव जी को तो आनंद क्यों आता है भाई, पहले से उनकी तो पवित्र लाइफ है ये,
डिवाइन लाइफ सोसाइटी है। मैंने कहा अरविंदो घोष, ये पहले हम याद कर चुके हैं ये। अरे भाई बंदे ने जैसे ही घुसा नहीं है सीधा ही निबंध लिखना स्टार्ट कर दिया गीता के ऊपर, यानी ऐसे जोन गीता है। अबू भी क्या करते हैं, कभी कभार फजियत सी कर देते हैं ये। अरे भाई जा क्या, देखो इसका कनेक्शन और खतरनाक करते हैं ये। कई बार होता नहीं, हम अखबार पढ़ते रहते हैं, एक हमें पढ़ना ही नहीं आए। कई बार घर में देखो होगा आपने, किसी को पढ़ना आए या ना आए, अखबार लेके ऐसे बैठ गया जी एक तरह से। कई बार अब्बू जो होते हैं एक तरह से वो हमारी फजियत से कर देते हैं। अरे भाई पहले आईने में देख क्या शक्ल तेरी, तू क्या अखबार पढ़ रहा है? अखबार यानी अकबरी है, तो मैंने आईने अकबरी और अकबरी से निकाल देंगे अकबरनामा। ये संसद के 3 राहें, 3 दशक सॉरी है। और मैंने कहा ये 3 दशक वाजपेयी साहब ने देखा है, ये सबको पता है। मैंने कहा वाज जब पानी पी रहा तो रपट गया बेचारा ये। और एक था वो नई जो डायमेंशन थी इंडिया की, जो फॉरेन पॉलिसी की, वो सबको पता है कि इन्होंने तय की थी ये। और मैंने कहा वो बुढ़ा गया, बोले मेरा हाजी वो बुढ़ा गया, कौन? बोले लाला। हाँ अरे वो मेरा मित्र ही था यार ये। या एंड में ऐसा भी हो सकता है ये, एंड में यहां से भी मतलब लिंक कर सकते हैं हम, ये एंड से ये, लेकिन ये सही रहेगा थोड़ा, लाला मित्रा वाला ये बुढ़ा गया ये 5 और याद करेंगे हम ये। इमाइल जोला के द्वारा लिखी गई जस्ट फॉर लाइफ। ये देखो जस्ट का अर्थ क्या निकलता है, एग्जाम में इसे सिनोनिम्स के रूप में पूछता है ये। जस्ट 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 जरा बताएंगे एक बार ये, ताकि थोड़ा सा ये भी चलता रहेगा हमारा ये। एमाइल जोला के द्वारा ये, हाँ कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग भी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करवा दी है ये। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टारगेट बहुत बड़ा, मतलब कि टारगेट सेट कर रहा हूं मैं ये, पिछले 1.5 महीने से मैं लगा हुआ हूं ये। प्रेपोजिशन का खतरनाक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं ये। पहले भी खतरनाक ही था, लेकिन उससे भी थोड़ा सा और एक अलग ही लेवल का ये लेकर आ रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जस्ट यानी होता है उत्साह कह सकते हैं एक तरह से, एक्साइटमेंट कह सकते हैं ये, जोश कह सकते हैं ये, इस सेंस में मतलब एक तरह से। तो देखो जी आदमी क्या करता है जब झूला झूलता है ना, ये झूला झूला यानी कि समझ रही है, छोटे बच्चे कई बार हम देखा होगा झूलते हैं ना एक तरह से झूले के अंदर ये, तो उनके चेहरे पर स्माइल से आ जाती है, बड़ा जोश रहता है उनके अंदर एक तरह से। लाइफ के अंदर देखते हैं नहीं ये, बड़ा जोश उत्साह रहता है एक तरह से ये, वो झूलते रहते हैं तभी। तो इमाइल झोला जो है इनके द्वारा जस्ट फॉर लाइफ लिखी गई है। लिखा गया है सिस्टमा, ये पता नहीं नेचर है वैसे, लेकिन इसकी सॉरी बुक का नाम ही ऐसा ही लिखा गया है ये, हालांकि ऐसा कोई वर्ड वैसे डिक्शनरी में होता नहीं है ये। और जेनेरा प्लेनेटेरियम कार्ल लिनियस के द्वारा, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा जी, इसका आप करिएगा ये। उसके बाद देखते हैं हम ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये शायद मेरे हिसाब से ये आपको मैं बता दूं, एसएससी के अंदर मेंस के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और यही क्वेश्चन है ये, मुझे इसे याद आ रहा है ये शायद एज ए कई बार प्रोवर्ब के रूप में ये। और एक अगर आपको याद हो तो कीट ने मतलब कि ये इसी से भी एक क्वेश्चन बनाया गया था एग्जाम में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन ये। और कब का है मैं बता दूं आपको, सन भी मुझे याद है कि लगभग ये होगा शायद 2010 से 15 या 14 तक शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया था ये। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन किड्स के द्वारा ये। आप बाकी करें तो इसको हम जॉन विपाशा से ईड से हम लिंक कर सकते हैं। तो वैसे काफी इजी एक तरह से जॉन किड्स के द्वारा ये। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे 100% याद है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसा क्वेश्चन है, और किड्स के आगे जस्ट एक वर्ब लगाई हुई थी, उसके नीचे अंडरलाइन था कुछ ऐसा ही है। हाँ तो कुछ ऐसा मामला शायद इसमें था एक तरह से ये। प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ये कर लेते हैं जी हम, सुशील कुमार के द्वारा मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री जेपीएम। तो देखो जी ये कह रहे हैं, देखो जी जो सुशील होता है ना एक तरह से ये, मैंने कहा जो सुशील व्यक्ति होता है एक तरह से ये, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, भाई एक प्रधानमंत्री अगर बड़ा सुशील है तो उसको हर कोई याद कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर सुशील कुमार के द्वारा ये। बियॉन्ड द लाइंस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा इसके 2 है ये, एक नीचे लिखा है ये द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी, ये कुलदीप नायर के द्वारा ये। और इसका भी लिंक आपके लिए ही मैं छोड़ूंगा ये। और ये क्या है कि कुलदीप को ऐसा कर सकते हैं, जो कुलदीप उसमें है ना हमारे, ये क्या बोलते हैं क्रिकेट के अंदर, वो चाइना बॉलर जनरली उसको हम बोलते हैं एक तरह से, उसने नया पार लगा दी, मतलब लाइन से बियॉन्ड होकर एक तरह से बॉलिंग करवा के। तो ये 2 बुक है ये, अगर ये पीडीएफ में ये नहीं आई हो तो ये आप नोट कर लेना यहां से बाद में वीडियो से। ये पता नहीं इसने डाली नहीं डाली, मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 बुक है इसकी, ये कुलदीप नायर की ये। लास्ट ये हो गया। अच्छा इस पॉइंट को शायद मैंने देखा ही नहीं अभी, ये मुझे करवाना था याद आपको। हाँ ये कुछ ऐसा मैंने एक पॉइंट लिया था, ये कुछ साइड से लिया था मैंने ये, कि जी रामायण का वाल्मीकि था, महाभारत का तो हम पहले कर चुके थे, ये तुलसीदास जी हम ये कर चुके थे। इलियाद ये आई हुई तो नहीं है, लेकिन होमर के द्वारा ये। ओडिसी ये भी होमर के द्वारा ये। देख लेते हैं एक बार ये वर्जिल, और ये क्या लिया, यूटोपिया, पैराडाइज लॉस्ट, रबिया। एक लास्ट पॉइंट है जी ये हो सकता है कभी कभार क्या होता है एग्जाम में से पूछ लेता है ये,
कि जैसे महाभारत है तो वो मतलब कि किस लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से ये पता नहीं, मैंने कोई साइट से लिया था, मुझे अच्छा लगा ये कंटेंट, तो इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया आपके लिए। तो मेरी ओर से ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। लगभग मैं बता दूं कि मैंने आपको शायद 600 प्लस बुक एवरेज मैंने करवा दी है, याद ही 600 प्लस के आसपास, जहां तक मुझे याद है वहां तक ये। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कम से कम 30 से 40 मैक्सिमम वो बुक्स एंड ऑथर्स में आपको दूंगा जो आपको खुद को करने होंगे। वो ऐसे जो एग्जाम में रिपीट तो नहीं होते, लेकिन एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वो एक्चुअली में पता नहीं, वो गौरव सर ने बना रखा था, ये काफी टाइम पहले बनाया था ये, वो कोई गुरुकुल होम वाला शायद बना रखा प्लान के थ्रू। ये 601 हो चुके। हाँ, तो लगभग हम 600 से ऊपर मैं याद करवा चुका हूं, और शायद मेरे हिसाब से यहां तक आते आते शायद आपका दिल भर गया होगा कि जी मेरी ओर से शायद की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये आत्मा को शांति मिली टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है मेरे भाई, और चला दे 2 क्लास। ये 30 से 40 में दूंगा, और ध्यान रख लेना, ये फिर कह देता हूं, ये 30 से 40 को वो लिंक आपको ही करना, लेकिन लेवल आपका आ चुका है। ये हर टॉपिक के एंड में हम आपको 20, 25, 30 पॉइंट ऐसे देंगे ये, जो आपको खुद को लिंक करने होंगे। क्योंकि अच्छा, लिंक भी कैसे, ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर बोझ डाल रहा हूं ये, क्योंकि आपके कनेक्शन देखने से ये मुझे पता, आइडिया पूरा लग चुका है कि लिंक आप कर रहे हैं। ये हर टॉपिक की मैं क्लासेस भी बहुत ज्यादा दे रहा हूं। ये मैंने डांस वाले चैप्टर की अच्छी खासी क्लास आपको दी, अभी एक क्लास उसकी जो है ना, इसी वीक में, अगर मेरा जयपुर जाना नहीं हुआ तो इसी वीक में मैं डाल दूंगा, ये एक क्लास अभी और दूंगा उसकी। लेकिन इसकी जो है ना, इतनी मैंने करवा दी है कि आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये आपका दिल करेगा जी मामला सेट है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि 30 से 40 ऐसी है जो आज तक पूछी गई, काफी टाइम पहले पूछी गई थी, लेकिन रिपीट नहीं हुई है, रिपीट नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें कोई सारी रिपीट हो रही है, वो मैंने करवा दी है, लेकिन कुछ पॉइंट है तो वो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, वो आपको करने पड़ेंगे। यहां से आप ये मत सोचना कि जी सर आपने तो कहा था कि सारे में मैंने करवा दी, 600 मैंने प्लस याद करवा दी है, और मैंने कहा वो 30 से 40 ही है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जी, तो वो मैं आपको दूंगा, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो वो कंटेंट हम आपको इस सैटरडे को अवेलेबल करवा देंगे। हाँ, आज भी रेस के मॉक में आया था मैवरिक इफेक्ट वाली बुक, मैवरिक इफेक्ट वाली, अच्छा ठीक है जी। हाँ, तो अब आपका सही गलत नहीं जाएगा बुक से रिलेटेड ये, मैंने कहा अब मैंने कहा अब आपका गलत नहीं होगा किसी सूरत में। ये वो 30 से 40 बस इतनी मेरी हेल्प कर देना, ये मेरी भी हेल्प करेंगे और आपका भी हेल्प हो जाएगा उसके अंदर। ये मैंने कहा मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। ये 30 से 40 वो, ये 40 नहीं होगी मेरे हिसाब से ये, हालांकि रिपीट नहीं होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पता नहीं, देखो जी कुछ आ सकता है उनमें से ये। हालांकि क्वेश्चन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाना, आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और इतने दावे के साथ कि मैं ये कह सकता हूं कि बुक्स एंड ऑथर्स में मेरा स्टूडेंट जो है ना, ये अच्छे से अच्छी फैकल्टी के सामने अगर खड़ा हो जाए और बराबर अगर डेमो दे दिया जाए, तो शायद मुझे लगता है ये कि हमारा स्टूडेंट जीत जाएगा। ये चाहे डांस का चैप्टर हो, चाहे बुक्स एंड ऑथर्स का चैप्टर हो, बराबर में किसी भी फैकल्टी को, हालांकि मैं तुलना नहीं करता किसी से, क्योंकि सब अपना अपना एफर्ट अच्छा ही लगाते हैं ये, लेकिन मुझे भरोसा है आपके ऊपर ये। हाँ ठीक है जी, क्या कह रहा है 30 मार्क्स तो, हाँ मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि बहुत डीपली कूदने की है। पॉलिटी के अंदर जो चीज आपको याद नहीं होगी ना, वो मैं बैठा हूं जी, मेंस में टेंशन मत लेना आप ये। लेकिन मेंस से पहले कोई बार बार मुझे मैसेज मत करना व्हाट्सएप पर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट सा हो जाता हूं, क्योंकि मेरी क्लास नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती, मेरे साथ बड़ी बड़ी कई बीमारियां हैं एक तरह से ये। तो आप मुझे, मैं सब पॉलिटी से जो चीज याद नहीं होगी ना, सारा दिमाग में मैं डाल दूंगा, उसकी टेंशन आपकी नहीं है ये। तो फिलहाल मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं कल। मैं करूंगा इंपॉर्टेंट डेज ये, जो बच्चे को याद ही नहीं होता, कई बार कर लेते हैं ये, फिर भी याद नहीं होता, हम कोशिश करेंगे शायद आपके दिमाग में परमानेंट डाल देंगे ये। अब तक मैं बता दूं, स्टैटिक जीके के बैच नंबर 3 में 2 टॉपिक हो चुके हैं। 4th नंबर चाणक्य जो चल रहा है उसमें 1 टॉपिक हो चुका है, द्रोणाचार्य में 1 टॉपिक हो चुका है। स्टैटिक जीके के बैच नंबर 2 के अंदर शायद टॉपिक हो चुके 5। हाँ, मैंने कहा स्टैटिक जीके के बैच नंबर 2 में कितने हो गए हैं, 5 हो गए उसमें, क्योंकि उसमें पोर्ट वाला हमने कर दिया था याद। इसके अलावा पोर्ट के अलावा उसमें इन्वेंशन एंड, हाँ इन्वेंशन वाला भी मैंने करवा दिया था ये। अभी उसमें भी मुझे लग रहा है 1-2 क्लास और देनी है शायद ये, हालांकि बच्चा सेटिस्फाइड, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कहीं से और उठाता हूं कंटेंट को ये। और बैच नंबर 1 में वो कंटेंट चल ही रहा है जो 2 के अंदर चल रहा है ये, तो इस तरह के चल रहा है। सेकंड जो मतलब अगला जो चैप्टर है वो हम उठाएंगे आपका इंपॉर्टेंट है कि जी 1 जुलाई को
कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये इस तरीके के जो आते हैं ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये। हाँ, अभिषेक सैनी 7 हो गए हैं कि अच्छा आप उस बेस में होंगे ये 1 या 2 वाले में ये, उधर हाँ टॉपिक ज्यादा हो गए हैं ये। तो इधर जो है हम ये डाल देंगे और क्या बोलते हैं ये, कल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप तैयार रहिएगा। और इस टॉपिक के बाद में फिर हम लेंगे फेस्टिवल और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले जो टॉपिक है ये, इन 2 टॉपिकों को। फिर उसके बाद अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स करवाऊंगा ये मेन क्या है, 8 जो है ना बड़े चैप्टर है, इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये, और लगेगा तो आपका फायदा है जी ये। तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।